हेलो पीपल, दिस इज योर चैनल CATV एंड आज इस वीडियो में वी आर गोइंग टू रिवाइज AS22 अकाउंटिंग फॉर टैक्सेस ऑन इनकम, राइट। सो सबसे पहले बात होती है डेफिनेशंस की और समझते हैं कि हम इसको कैसे कवर करेंगे। सी डेफिनेशंस है, कुछ कॉन्सेप्ट्स है, अराउंड 1-2 पेज 3 पेज में ये कॉन्सेप्ट जाएगा। देन इसके बाद जो है इंडेक्स 12 तो जैसे हट चुका है, तो 3 पेज का कॉन्सेप्ट है, गाइडेंस नोट है मैट क्रेडिट के ऊपर, वो पढ़ के हम जो है क्वेश्चंस करेंगे। सी हम जब नोट्स पढ़ेंगे तो हर एक पॉइंट को हम तरीके से पढ़ेंगे, और जब हम क्वेश्चन करेंगे तो चिंता मत करना, वो क्वेश्चन को नोट्स से लिंक किया जाएगा ताकि समझ में आ जाए कि यार हमने जो ये जो पढ़ा है ना रेलेवेंट एक्सट्रैक्ट, इस एक्सट्रैक्ट पेपर क्वेश्चन है, जो हम क्वेश्चन करेंगे तो नोट से वो लिंक कर देंगे ताकि वो उस एक्सट्रैक्ट को आप और एम्फेसाइज करके पढ़ो। क्योंकि अभी मैं पढ़ूंगा तो हो सकता है कि आप किसी चीज़ को लाइटली ले लो, ठीक है, लगेगा क्या जब क्वेश्चन में आएगा तब देख लेंगे, पर जब हम क्वेश्चन करेंगे तब मैं आपको बताऊंगा कि देखो ये पर्टिकुलर क्वेश्चन है, ये इस नोट के ये वाले एक्सट्रैक्ट से आया है और आपको रिकॉल भी हो जाएगा। तो वो फिर पर्टिकुलर पॉइंट का आप स्टार मार्क कर लेना, इन केस कभी आप ये वाले नोट रीडिंग में जब आप अगर कॉन्सेंट्रेट कभी नहीं कर पाओ तो, राइट। सो बिना किसी देर के स्टार्ट करते हैं AS22, राइट। तो अकाउंटिंग फॉर टैक्सेस ऑन इनकम। तो सबसे पहले तो इसमें टर्मिनोलॉजी समझनी पड़ेगी, डेफिनेशन समझना पड़ेंगे। अकाउंटिंग इनकम, अकाउंटिंग इनकम क्या होता है? नेट प्रॉफिट और लॉस फॉर अ पीरियड एज रिपोर्टेड इन द स्टेटमेंट ऑफ P&L। तो नेट प्रॉफिट और लॉस हमने स्टेटमेंट ऑफ P&L में बताया, बिफोर डिडक्टिंग इनकम टैक्स एक्सपेंस और एडिंग इनकम टैक्स सेविंग। इनकम टैक्स एक्सपेंस काटने के बाद, काटने के पहले और बिफोर डिडक्टिंग और एडिंग इनकम टैक्स एक्सपेंस और सेविंग जो भी है स्टेटमेंट ऑफ P&L से जो नेट प्रॉफिट और लॉस आ रहा है, मतलब प्रॉफिट और लॉस बिफोर टैक्स, ये होता है हमारा अकाउंटिंग इनकम। टैक्सेबल इनकम क्या होता है? जैसे प्रॉफिट और लॉस है वैसे इनकम और लॉस फॉर अ पीरियड डिटरमाइन इन अकॉर्डिंग टू टैक्स लॉस, टैक्स लॉस के अकॉर्डिंग डिटरमाइन किया है, ठीक है, बेस्ड अपॉन विच इनकम टैक्स पेबल इज डिटरमाइन। तो ये अमाउंट ऑफ इनकम फॉर अ पीरियड और ये नेट प्रॉफिट और लॉस फॉर अ पीरियड, ठीक है। तो अगर हम देखें तो नेट प्रॉफिट और लॉस फॉर अ पीरियड या इनकम और लॉस फॉर अ पीरियड, ठीक है, कितना टैक्स इतना बनता है पे करना, ये अकाउंटिंग इनकम से निकालते हैं। जैसे नेट प्रॉफिट और लॉस फॉर द पीरियड है तो इतना बनता है टैक्स पे करना है, इससे जो हम टैक्स निकालते हैं वो होता है इतना बनता है टैक्स पे करना, और टैक्सेबल इनकम से इतना टैक्स मैंने पे करा, ठीक है। तो इनकम और लॉस फॉर अ पीरियड डिटरमाइन इन अकॉर्डिंग टू टैक्स लॉ, ये टैक्स लॉस का अकॉर्डिंग डिटरमाइन होता है, और बेस्ड अपॉन विच इनकम टैक्स पेबल इज डिटरमाइन, कि जो है इनकम टैक्स पेबल रिकवरेबल जो भी है वो डिटरमाइंड होता है। अगर मैट होगा, ओके, मैट होगा तो इसमें ये मैट होगा, ये नीचे वाला पोर्शन की बात कर रहे हैं, ठीक है, अभी हम समझते हैं। अब टैक्स एक्सपेंस और टैक्स सेविंग, ये टैक्स एक्सपेंस वर्ड कहाँ से समझा? देखो ये यहाँ पे आया, बिफोर डिडक्टिंग इनकम टैक्स एक्सपेंस, ये टैक्स एक्सपेंस, ये टैक्स एक्सपेंस का मतलब क्या होता है, ठीक है। हाँ, टैक्स एक्सपेंस का भी कुछ मतलब है, तो हमको समझना पड़ेगा कि टैक्स एक्सपेंस का मतलब क्या होता है। चलो, टैक्स एक्सपेंसेस और टैक्स सेविंग का मतलब क्या होता है? इज द एग्रीगेट ऑफ करंट टैक्स और डेफर्ड टैक्स चार्ज और क्रेडिटेड टू द स्टेटमेंट ऑफ P&L फॉर द पीरियड। तो टैक्स एक्सपेंस और टैक्स सेविंग क्या होता है? ये एग्रीगेट होता है करंट टैक्स एंड डेफर्ड टैक्स का, चार्ज टू द P&L और क्रेडिटेड टू द P&L फॉर द पीरियड। तो ये हमारा होता है करंट टैक्स और डेफर्ड टैक्स जो हमने चार्ज करा, मतलब करंट टैक्स और डेफर्ड टैक्स का टोटल मिला के, ठीक है, इसको बोलते हैं हम टैक्स एक्सपेंस। तो करंट टैक्स एंड डेफर्ड टैक्स चार्ज और क्रेडिटेड टू द स्टेटमेंट ऑफ P&L, जो स्टेटमेंट ऑफ P&L में हम चार्ज और क्रेडिट करते हैं। मैट होता है तो ऐसे केस में करंट टैक्स और डेफर्ड टैक्स के साथ एक्सेस मैट भी लेते हैं कभी, जैसे कि हो सकता है कि मैट के कारण हमको ज़्यादा पे करना हो, तो जो करंट टैक्स है और डेफर्ड टैक्स वो तो ठीक है, एक्सेस वाला पोर्शन है जो, वो भी हम ले लेते हैं। इसको हम क्वेश्चंस के थ्रू अच्छे से समझ लेंगे कि क्या बोलना चाह रहा हूँ मैं, ठीक है। तो 3 पोर्शन आ जाएंगे। और करंट टैक्स, अब बात आती है कि करंट टैक्स का मतलब क्या होता है, क्योंकि अभी हमने बात करी करंट टैक्स एंड डेफर्ड टैक्स, ठीक है। करंट टैक्स की बात करें तो करंट टैक्स ये और डेफर्ड टैक्स ये। चलो, करंट टैक्स क्या होता है? करंट टैक्स इज द अमाउंट ऑफ इनकम टैक्स डिटरमाइंड टू बी पेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ टैक्सेबल इनकम। तो टैक्स एक्सपेंस में अपन ने बोला करंट टैक्स और डेफर्ड टैक्स। करंट टैक्स ये बोलता है इनकम टैक्स डिटरमाइंड टू बी पेबल, कितना पे करना है, ठीक है। वही जैसे इनकम टैक्स पेबल इधर बोला हुआ है, इनकम टैक्स डिटरमाइंड टू बी पेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ टैक्सेबल इनकम, मतलब टैक्सेबल इनकम में निकलता है करंट टैक्स।
और डेफर्ड टैक्स होता है टैक्स इफेक्ट ऑन टाइमिंग डिफरेंस। ठीक है, तो टैक्सेबल इनकम में निकलता है करंट टैक्स और अकाउंटिंग इनकम में निकलता है टैक्स एक्सपेंस। तो यही है कि टैक्सेबल इनकम से निकलता है टैक्सेबल इनकम से निकलता है करंट टैक्स। ये मेरे को शिफ्ट करना था, एक मिनट। टैक्सेबल इनकम से निकलता है करंट टैक्स और अकाउंटिंग इनकम से निकलता है टैक्स एक्सपेंस। ठीक है, अब आती है बात कि डेफर टैक्स क्या होता है। डेफर टैक्स टैक्स इफेक्ट ऑन टाइमिंग डिफरेंस। टाइमिंग डिफरेंस से जो हमारा टैक्स इफेक्ट होता है। अब टाइमिंग डिफरेंस क्या होता है? टाइमिंग डिफरेंस आर द डिफरेंसेस बिटवीन टैक्सेबल इनकम एंड अकाउंटिंग इनकम। तो टाइमिंग डिफरेंस क्या होता है? टाइमिंग डिफरेंस होता है द डिफरेंस बिटवीन टैक्सेबल इनकम एंड अकाउंटिंग इनकम। तो जो हमारी टैक्सेबल इनकम है और अकाउंटिंग इनकम के बीच में जो डिफरेंस है वो टाइमिंग डिफरेंस होता है। द डिफरेंस बिटवीन टैक्सेबल इनकम एंड अकाउंटिंग इनकम फॉर अ पीरियड दैट ओरिजिनेट इन वन पीरियड। वो तो एक पीरियड में ओरिजिनेट हुई है पर कैपेबल ऑफ रिवर्सल, वो रिवर्स भी हो जाएगी इन वन और सब्सिक्वेंट पीरियड। जैसे कि भैया कहीं एरियाज, कहीं किसी चीज़ों में जैसे इनकम टैक्स में 100% डिडक्शन है या अकाउंटिंग इनकम में 100% डिडक्शन है, इनकम टैक्स में 1/5 डिडक्शन है। तो ओरिजिनेट इन वन पीरियड, ये एक पीरियड में तो ओरिजिनेट हो गई, ठीक है। पर अब हम देखें तो ओरिजिनेट हुई है एक पीरियड में, अब 5 साल में, क्योंकि 1/5 डिडक्शन है तो 5 साल में देखा जाए तो ये एक रिवर्स हो जाएगा। आर केपेबल ऑफ रिवर्सल इन वन और मोर सब्सिक्वेंट पीरियड। सब्सिक्वेंट पीरियड में ऐसे ही होगा ना कि पहले साल अगर आपने 100% इनकम टैक्स में अकाउंट्स में खर्चा ले लिया, इनकम टैक्स में आपने 20% लिया, तो अगले साल ऐसे ही होगा ना कि इनकम टैक्स में 20% रहेगा पर अकाउंट्स में 0 रहेगा। तो ऐसे केस में जो है सब्सिक्वेंट पीरियड में इसका रिवर्सल हो जाएगा, ठीक है। रही बात परमानेंट डिफरेंस क्या थी, तो डिफरेंस बिटवीन टैक्सेबल इनकम एंड अकाउंटिंग इनकम दैट ओरिजिनेट इन वन पीरियड, और ये रिवर्स ही नहीं होता, सब्सिक्वेंटली रिवर्स ही नहीं होता, तो परमानेंट डिफरेंस है। और परमानेंट डिफरेंस हम लेते ही नहीं है, टाइमिंग डिफरेंस है जो डिफरेंस होता है, टाइमिंग डिफरेंस से जो टैक्स इफेक्ट होता है इसको हम बोलते हैं डेफर्ड टैक्स। तो आर द डिफरेंस बिटवीन टैक्सेबल इनकम एंड अकाउंटिंग इनकम फॉर अ पीरियड दैट ओरिजिनेट इन वन पीरियड डू नॉट रिवर्स सब्सिक्वेंटली। परमानेंट डिफरेंस डू नॉट रिजल्ट इन डेफर्ड टैक्स एसेट, इससे कभी डेफर्ड टैक्स एसेट और डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी नहीं बनती है। जो प्रॉपर हो जाएगा अगर इसको मैं ज़्यादा दिन हर एक को हाईलाइट करते रहूँ तो, डज नॉट रिजल्ट इन डेफर्ड टैक्स एसेट एंड डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी, ठीक है। अब ठीक है, ये तो टाइमिंग डिफरेंस है, देखो बेसिक तो यही हो, कुछ भी नहीं है इसमें, पर फिर भी थोड़ी छोटी चीज़ें हैं समझने की, जैसे अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस। अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस विच कैन बी सेट ऑफ अगेंस्ट फ्यूचर टैक्सेबल इनकम। ये टैक्सेबल इनकम बोला, ध्यान रखना, अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन और कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस, ये अभी सेट ऑफ नहीं हुआ। अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन है कैरी फॉरवर्ड लॉसेस का, पर वो सेट ऑफ हो जाएगा फ्यूचर टैक्सेबल इनकम में, तो ये भी टाइमिंग डिफरेंस है, ठीक है। एंड रिजल्ट इन डेफर्ड टैक्स एसेट। कुछ वर्चुअल सर्टेनिटी की बात करते हैं, प्रूडेंशियल लिमिट और वर्चुअल सर्टेनिटी। डेफर्ड टैक्स शुड बी रिकॉग्नाइज फॉर ऑल टाइमिंग डिफरेंस, ये तो हमने पढ़ लिया है। सब्जेक्ट टू द कंसिडरेशन ऑफ प्रूडेंस, सब्जेक्ट टू कंसिडरेशन ऑफ प्रूडेंस मतलब कि टाइमिंग डिफरेंस सब्जेक्ट टू कंसिडरेशन ऑफ प्रूडेंस, कि यार आगे भी ऐसा होगा, ऐसा सब्जेक्ट टू कंसिडरेशन ऑफ प्रूडेंस इन रिस्पेक्ट ऑफ डेफर्ड टैक्स एसेट, मतलब कि डेफर्ड टैक्स शुड बी रिकॉग्नाइज फॉर ऑल टाइमिंग डिफरेंस सब्जेक्ट टू द कंसिडरेशन ऑफ प्रूडेंस इन रिस्पेक्ट ऑफ डेफर्ड टैक्स एसेट एज सेट आउट इन पैराग्राफ 15 to 18 एक्सेप्ट इन द सिचुएशन स्टेटेड इन पैरा 17। ये एक्सपेक्ट गलत है, एक्सेप्ट लिखना था। एक्सेप्ट इन द सिचुएशन जो स्टेट करी है पैरा 17 में, डेफर्ड टैक्स एसेट शुड बी रिकॉग्नाइज एंड कैरी फॉरवर्ड ओनली टू द एक्सटेंट दैट देयर इज अ रीजनेबल सर्टेनिटी। क्या बोला है? डेफर्ड टैक्स एसेट, जब डेफर्ड टैक्स एसेट आपकी बन गई, अभी हमने डेफर्ड टैक्स एसेट के बारे में तो कुछ समझा नहीं कि डेफर्ड टैक्स एसेट और डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी क्या होती है, बट फिर भी अभी समझो कि देखो कि डेफर्ड टैक्स एसेट शुड बी रिकॉग्नाइज ओनली टू द एक्सटेंट दैट देयर इज अ वर्चुअल सर्टेनिटी सपोर्टेड बाय कन्विंसिंग एविडेंस। डेफर्ड टैक्स एसेट, जब भी आपकी डेफर्ड टैक्स एसेट बनती है तो उसको रिकॉग्नाइज तभी किया जाता है टू द एक्सटेंट दैट देयर इज अ वर्चुअल सर्टेनिटी, की वर्चुअल सर्टेनिटी है सपोर्टेड बाय कन्विंसिंग एविडेंस। वर्चुअल सर्टेनिटी है और उसको सपोर्ट करने के लिए कन्विंसिंग एविडेंस है दैट सफिशिएंट फ्यूचर टैक्सेबल इनकम विल बी अवेलेबल, कि सफिशिएंट जो है फ्यूचर टैक्सेबल इनकम अवेलेबल है, ठीक है, अगेंस्ट विच सच डेफर्ड टैक्स एसेट कैन बी रियलाइज, जिसके अगेंस्ट में डेफर्ड टैक्स एसेट रियलाइज कर सकते हैं, ठीक है, ठीक है। दैट सफिशिएंट फ्यूचर टैक्सेबल इनकम विल बी अवेलेबल अगेंस्ट विच सच डेफर्ड टैक्स एसेट कैन बी रियलाइज। फिर कुछ कैपिटल लॉस की बात आती है, कैपिटल लॉस की बात भी हम समझ लेते हैं, और
ठीक है, ये मैट की एप्लीकेशन है। देखो सिंपल सी बात है, इतने पे ही हमको समझ में आ जाता है, इतने में ही हम समझ सकते हैं। मैट के पहले का ऐसा करता हूँ मैं कि मैट के एप्लीकेशन के पहले का कॉन्सेप्ट हम देख लेते हैं, ठीक है। बाकी जो मैट वाला कॉन्सेप्ट है, मैट वाला हम कॉन्सेप्ट जब मैट का क्वेश्चन आएगा तब हम देख लेंगे, ठीक है। तो क्या है कि थोड़ा सा क्वेश्चन आएंगे तो थोड़े से अंडरस्टैंडिंग बनेगी। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा, सिंपल सी बात में फटाफट बता देता हूँ। अकाउंटिंग इनकम तो क्या होता है, स्टेटमेंट ऑफ P&L में जो देके रखा है। टैक्सेबल इनकम क्या होता है कि जो इनकम टैक्स लॉस के हिसाब से निकलती है, ठीक है। टैक्स एक्सपेंस क्या होता है, ये अकाउंटिंग इनकम में टैक्स एक्सपेंस निकलता है जिसमें करंट टैक्स, डेफर्ड टैक्स, ठीक है। तो करंट टैक्स और डेफर्ड टैक्स। तो हम पढ़ते हैं कैपिटल लॉस के रिस्पेक्ट में एक्सप्लेनेशन एज पर नाकाज। क्या हमको लेना देना, क्या बोल के रखा है, कुछ भी एक्सप्लेनेशन हमको क्या लेना देना। हम तो डायरेक्ट ही क्वेश्चन कर रहे हैं कि क्या बोल के रखा है कैपिटल लॉस में। तो एज पर द रेलेवेंट प्रोविजंस ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961, द लॉस अराइजिंग अंडर द हेड कैपिटल गेन कैन बी कैरी फॉरवर्ड एंड सेट ऑफ इन फ्यूचर ईयर। जो लॉस अराइज हो रहा है कैपिटल गेन में, वो तो कैरी फॉरवर्ड होगा और सेट ऑफ हो जाएगा फ्यूचर ईयर में। कैरी फॉरवर्ड होगा, पहले तो कैरी फॉरवर्ड होगा फिर सेट ऑफ हो जाएगा, ठीक है। एक साल से दूसरे साल कैरी फॉरवर्ड हुआ और दूसरे साल में सेट ऑफ हो जाएगा फ्यूचर ईयर में। ओनली अगेंस्ट द इनकम अराइजिंग अंडर द हेड एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द एक्ट। ये तो वैसे भी ओ ब्लड ग्रुप है। ओनली अगेंस्ट द इनकम अराइजिंग अंडर दैट हेड, तो कैपिटल हेड की इनकम से ही कैपिटल लॉस सेट ऑफ होगा, ये तो अपने को पता है, ठीक है। वेयर एन इंटरप्राइज स्टेटमेंट ऑफ P&L, तो वही स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंटिंग इनकम। तो वेयर एन इंटरप्राइज स्टेटमेंट ऑफ P&L इंक्लूड एन आइटम, तो वेयर एन इंटरप्राइज स्टेटमेंट ऑफ P&L इंक्लूड एन आइटम ऑफ लॉस विच कैन बी सेट ऑफ इन फ्यूचर फॉर टैक्सेशन पर्पस। तो क्या बोला कि वेयर एन इंटरप्राइज स्टेटमेंट ऑफ P&L इंक्लूड एन आइटम ऑफ लॉस, इसके अंदर कभी एक आइटम ऑफ लॉस भी है। तो वेयर एन इंटरप्राइज स्टेटमेंट ऑफ P&L इंक्लूड एन आइटम ऑफ लॉस विच कैन बी सेट ऑफ इन फ्यूचर फॉर टैक्सेशन पर्पस, जिसको हम फ्यूचर में सेट ऑफ कर सकते हैं फॉर टैक्सेशन पर्पस, जिसको हम फ्यूचर में सेट ऑफ कर सकते हैं फॉर टैक्सेशन पर्पस। ओनली अगेंस्ट द इनकम अराइजिंग अंडर द हेड कैपिटल गेन एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ दैट आइटम इज अ टाइमिंग डिफरेंस। तो ठीक है ना, वो तो टाइमिंग डिफरेंस है। To the extent that it is not set off in the current year and it is allowed to be set off against the income arising under the capital head in subsequent year। तो ये कोई ये टाइमिंग डिफरेंस है। टू द एक्सटेंट, किस एक्सटेंट तक, टू द एक्सटेंट जो इट इज़ नॉट सेट ऑफ, ये सेट ऑफ नहीं हुआ, टू द एक्सटेंट नॉट सेट ऑफ इन करंट ईयर। जैसे 100 लाख का लॉस है तो 80 सेट ऑफ हो गया, 20 सेट ऑफ नहीं हुआ। टू द एक्सटेंट इट इज नॉट सेट ऑफ इन करंट ईयर, करंट ईयर में 20 सेट ऑफ नहीं हुआ एंड इज अलाउड टू बी सेट ऑफ अगेंस्ट द इनकम अराइज अंडर द हेड कैपिटल गेन इन सब्सिक्वेंट ईयर। तो सब्सिक्वेंट ईयर में ये सेट ऑफ होगा। इन रिस्पेक्ट ऑफ सच लॉस, उस लॉसेस के बारे में बात करें, इन रिस्पेक्ट ऑफ सच लॉस द डेफर्ड टैक्स असेट इज रिकॉग्नाइज एंड कैरी फॉरवर्ड सब्जेक्ट टू द कंसिडरेशन ऑफ प्रूडेंस। तो ऐसे केस में डेफर्ड टैक्स असेट इज रिकॉग्नाइज एंड कैरी फॉरवर्ड सब्जेक्ट टू द कंसिडरेशन ऑफ प्रूडेंस। तो डेफर्ड टैक्स असेट है वो सेट ऑफ होगा, कैरी फॉरवर्ड होगा सब्जेक्ट टू कंसिडरेशन ऑफ प्रूडेंस। मतलब कि तो इन रिस्पेक्ट ऑफ सच लॉस डेफर्ड टैक्स असेट इज रिकॉग्नाइज एंड कैरी फॉरवर्ड सब्जेक्ट टू कंसिडरेशन ऑफ प्रूडेंस। तो वो सब्जेक्ट टू कंसिडरेशन ऑफ प्रूडेंस। एंड प्रूडेंस का कंसिडरेशन क्या है, प्रूडेंस का मतलब क्या होता है, दैट देयर इज अ रीजनेबल सर्टेनिटी, दैट सफिशिएंट फ्यूचर टैक्सेबल इनकम विल बी अवेलेबल अगेंस्ट विच सच डेफर्ड टैक्स असेट इज रियलाइज्ड। तो रीजनेबल असेट है, क्या रीजनेबल असेट है, क्या रीजनेबल सर्टेनिटी है। तो ये होता है हमारा प्रूडेंस लिमिट का कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो हमने क्या पढ़ा कि डेफर्ड टैक्स असेट इज रिकॉग्नाइज एंड कैरी फॉरवर्ड सब्जेक्ट टू कंसिडरेशन ऑफ प्रूडेंस एंड अकॉर्डिंगली इन रिस्पेक्ट ऑफ सच लॉस डेफर्ड टैक्स असेट इज रिकॉग्नाइज एंड कैरी फॉरवर्ड ओनली टू द एक्सटेंट दैट देयर इज अ वर्चुअल सर्टेनिटी। डेफर्ड टैक्स असेट रिकॉग्नाइज होगा और यही है, हाईलाइट कर लो, डेफर्ड टैक्स रिकॉग्नाइज और कैरी फॉरवर्ड ओनली टू द एक्सटेंट दैट देयर इज अ वर्चुअल सर्टेनिटी सपोर्टेड बाय कन्विंसिंग एविडेंस दैट sufficient future taxable income will be available under the head of capital gain against the loss can be set off as per the provisions of the act, ठीक है। सो ये पढ़ने के बाद रीअसेसमेंट ऑफ अनरिकॉग्नाइज्ड डेफर्ड टैक्स एसेट एट ईच बैलेंस शीट डेट एंड इंटरप्राइज रीअसेस अनरिकॉग्नाइज्ड डेफर्ड टैक्स एसेट। तो जो डेफर्ड टैक्स एसेट है अनरिकॉग्नाइज्ड, तो अनरिकॉग्नाइज्ड डेफर्ड टैक्स एसेट को रीअसेस किया जाता है वापस से। अब देखो करंट डेफर्ड टैक्स एसेट और लाइबिलिटी के बारे में मैं थोड़ी सी बात कर लेता हूँ आपसे। तो अनरिकॉग्नाइज्ड डेफर्ड टैक्स एसेट को जो है रीअसेस किया जाता है बार बार, ठीक है। अब पॉइंट ये आता है कि डेफर्ड टैक्स एसेट क्या होता है। देखो हमारी अकाउंटिंग इनकम क्या होता है, अकाउंटिंग इनकम पे जो टैक्स निकलता है वो होता है इतना पे करना बनता है, मतलब टैक्स एक्सपेंस इतना पे करना बनता है
और हमारी नेट जो टैक्सेबल इनकम होती है उस हिसाब से जो टैक्स निकलता है उसको बोलते हैं हम करंट टैक्स, मतलब कि इतना हमने टैक्स पे करा। तो जब हमारा टैक्स पे करना बनता है ज़्यादा और हमने टैक्स पे करा है कम, तो ये जो डिफरेंस है ये डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी होता है। मतलब हमारी अकाउंटिंग इनकम ज़्यादा है, टैक्सेबल इनकम कम है, तो डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी। अकाउंटिंग इनकम कम है, टैक्सेबल इनकम ज़्यादा है, मतलब हमारा पे करना कम बनता है पर हमने पे करा है ज़्यादा, तो ऐसे केस में बनता है वो डेफर्ड टैक्स असेट। और फिर वही टैक्स असेट बनता है क्योंकि वो टाइमिंग डिफरेंस है। चलो ठीक है, फिर कुछ मेजरमेंट के बारे में बात कर लेते हैं कि करंट टैक्स शुड बी मेजर्ड एट एन अमाउंट एक्सपेक्टेड टू बी पेड। करंट टैक्स शुड बी मेजर्ड एट द अमाउंट एक्सपेक्टेड टू बी पेड और टू रिकवर्ड। एक्सपेक्टेड ना, अमाउंट एक्सपेक्टेड टू बी पेड to or recovered from the taxation authorities using the applicable tax rate and tax laws. Deferred tax asset and liability should be measured using the tax rate and tax law that have enacted or subsequently enacted by the balance sheet date. तो deferred tax asset और liability measure होंगे, तो deferred tax asset और liability should be measured using the tax rate and tax laws. क्या यूज करके? Deferred tax asset and liability should be measured using the tax rate, tax laws that have been enacted or substantively enacted by the balance sheet date. ठीक, तो करंट टैक्स शुड बी मेजर्ड एट द अमाउंट एक्सपेक्टेड टू बी पेड, कितना हमको पे करना है, ठीक है, टैक्सेशन अथॉरिटीज़ को, यूजिंग द एप्लीकेबल टैक्स रेट एंड लॉज। तो एप्लीकेबल टैक्स रेट एंड लॉज, ठीक है, यूजिंग एप्लीकेबल टैक्स रेट एंड लॉज, इधर क्या है, यूजिंग टैक्स रेट एंड टैक्स लॉज दैट हैव बीन इनेक्टेड और सब्सटेंटिवली इनेक्टेड बाय द बैलेंस शीट डेट। ओके, अब एप्लीकेशन ऑफ मैट की समझ लेते हैं। देखो मैट का थोड़ा बहुत देख लेते हैं, ये भी नाकाज लेकर आया था, राइट, इसका भी हम समझ लेते हैं एप्लीकेशन क्या बोलना चाह रहे हैं। तो क्या बोल रहे हैं, पेमेंट ऑफ टैक्स अंडर सेक्शन 115 JB जो मैट के अकॉर्डिंग होता है, ये स्टडी मटेरियल में पहला ही क्वेश्चन है तो ये पढ़ना पड़ जाएगा। ये जो मैं आपको बोला था कि मैट को अवॉइड कर देते हैं, क्वेश्चन के साथ हम देख लेंगे, बट ठीक है हमको पे करना, हमको पढ़ना पड़ जाएगा। तो क्या बोला है, पेमेंट ऑफ टैक्स अंडर 115 JB ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट हियरिन आफ्टर रेफर टू एज द एक्ट इज अ करंट टैक्स फॉर द पीरियड। 115 JB से आप जो पे कर रहे हो वो करंट टैक्स है, ये सब बोला गया है, ठीक है, ये ऐसा बोला गया है कि मैट के हिसाब से जो आप पे कर रहे हो वो आपका करंट टैक्स है। जो आप स्टडी मैट में देखोगे, ठीक है, तो स्टडी मैट में क्या दिख रहा है, स्टडी मैट में आपको दिखेगा कि मैट के हिसाब से जो आप पे कर रहे हो वो करंट टैक्स है। स्टडी मैट ये बोलता है कि करंट टैक्स और द टैक्स एज पर द रेगुलर इनकम टैक्स एक्सेस ऑफ मैट प्लस डेफर्ड टैक्स। क्या बोला अभी हमने नोट्स में कि जो आप मैट के हिसाब से टैक्स पे करोगे वो करंट टैक्स है। हमने क्या पढ़ा टैक्स में, करंट टैक्स में यूँ हमने पढ़ा कि जो इनकम टैक्स चार्ज हो रहा है टैक्सेबल इनकम पे वो करंट टैक्स है, ठीक है, जो अमाउंट ऑफ इनकम टैक्स डिटरमाइंड टू बी पेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ टैक्सेबल इनकम, टैक्सेबल इनकम पे जो टैक्स पेबल है वो होता है हमारा करंट टैक्स। तो मैट के हिसाब से अगर मैट पे कर रहे हो तो वो आपका करंट टैक्स है। पर अगर हम देखें स्टडी मैट में तो लिखा हुआ है करंट टैक्स मीन्स टैक्स एज पर द रेगुलर इनकम टैक्स एक्सेस ऑफ मैट। तो मतलब वो ही है कि अगर आप जब स्टडी मटेरियल में देखोगे तो आपको ऐसा दिखेगा, मैट होगा तो करंट टैक्स मतलब वो जो रेगुलर इनकम टैक्स है ना वैसे, फिर एक्सेस मैट मतलब कि जो मैट के कारण जो आपको एक्सेस पे करना पड़ रहा है। नोट्स में बोल के रखा है कि ये दोनों मिला के करंट टैक्स है, पर नहीं, वो बोल रहे करंट टैक्स तो रेगुलर इनकम टैक्स के हिसाब से होगा, जो मैट है मैट वाला एक्सेस में आप दिखाओ और डेफर्ड टैक्स, ये तीनों मिला के आपका टैक्स एक्सपेंस होगा, ठीक है, हम देख लेंगे स्टडी मैट में। इतना मैटर करता भी नहीं। इन अ पीरियड in which a company pay tax under 115 JB, the deferred tax and liability in respect of timing difference arise during the period, tax effect of which is required to be recognized under this standard. So in a period in which a company pay tax under 115 JB, the deferred tax asset and liability in respect of timing differences, जो deferred tax asset और liability in respect of timing differences arising during the period, tax effect of which is required to be recognized under this standard. जो tax effect जो है required to be recognized under this standard is measured using the regular tax rate and not the tax rate under 115 JB. तो क्या बोला है कि कंपनी अगर टैक्स पे कर रही है 115 JB के तहत, तो जो डेफर्ड टैक्स एसेट और लाइबिलिटी है इन रिस्पेक्ट ऑफ टाइमिंग डिफरेंसेस अराइजिंग ड्यूरिंग द पीरियड, जो टैक्स इफेक्ट है ऑफ विच इज रिक्वायर्ड टू बी रिकॉग्नाइज अंडर दिस स्टैंडर्ड इज मेजर्ड यूजिंग द रेगुलर टैक्स रेट। तो रेगुलर टैक्स रेट से ही आप जो है टैक्स इफेक्ट डिटरमाइन करना, मतलब कि
डेफर्ड टैक्स एसेट और डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी बन रही है। डेफर्ड टैक्स एसेट और डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी जो बन रही है वो टाइमिंग डिफरेंस में जो रेगुलर टैक्स रेट है ना वो ही लगाना, नॉट द टैक्स रेट अंडर 115JB। मैट की टैक्स रेट मत बन लगाना, नॉर्मल रेगुलर टैक्स रेट से ही जो है टैक्स इफेक्ट डिटरमाइन होगा। चलो, रेगुलर टैक्स रेट से ही टैक्स इफेक्ट डिटरमाइन होगा। इन केस इंटरप्राइज एक्सपेक्ट दैट द टाइमिंग डिफरेंस अराइज इन द करंट पीरियड वुड रिवर्स इन अ पीरियड। अगर इंटरप्राइज एक्सपेक्ट करता है कि जो टाइमिंग डिफरेंस अराइज इन द करंट पीरियड वो रिवर्स हो जाएगा इन अ पीरियड इन विच इट मे पे टैक्स अंडर 115JB ऑफ द एक्ट, deferred tax and liability in respect of timing difference arising during the current period, tax effect of which is required to be recognized under AS 22 is measured using the regular tax rate and not the tax rate under 115JB। तो क्या बोला है कि इन केस अगर इंटरप्राइज एक्सपेक्ट कर रहा है कि जो टाइमिंग डिफरेंस अराइज इन करंट पीरियड वुड रिवर्स इन अ पीरियड इन विच इट मे पे टैक्स अंडर 115JB ऑफ द एक्ट, deferred tax or liability in respect of timing difference arise in the current period, tax effect of which is required to be recognized under AS 22 is measured using the regular tax rate, not the tax rate under 115JB। तो ठीक है, ये नॉर्मल ही है, ठीक है, और ये कुछ ज़्यादा खास नहीं है। चलो आखिरी के कुछ पॉइंट्स हैं, ध्यान से पढ़ लेते हैं, फिर हमें जो है फिर इसके क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है। अब डिस्काउंटिंग, डेफर्ड टैक्स एंड लायबिलिटी शुड नॉट बी डिस्काउंटेड टू देयर प्रेजेंट वैल्यू। डिस्काउंटिंग नहीं होती, ठीक है, डेफर्ड टैक्स और लायबिलिटी की डिस्काउंटिंग नहीं होती। रिव्यू ऑफ डेफर्ड टैक्स एसेट, द कैरिंग अमाउंट ऑफ डेफर्ड टैक्स एसेट शुड बी रिव्यूड एट ईच बैलेंस शीट डे। जो कैरिंग अमाउंट है डेफर्ड टैक्स एसेट का वो रिव्यू होता है ईच बैलेंस शीट में, मतलब वो रीमेजर होता है ईच बैलेंस शीट डे पे। प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर, इंटरप्राइज को ऑफसेट करना चाहिए एसेट एंड लायबिलिटी रिप्रेजेंटिंग टैक्स। तो इंटरप्राइज को ऑफसेट कर देना चाहिए asset and liability representing tax if the enterprise has a legally enforceable right, and enterprise should offset asset and liability representing tax if the enterprise has a legally enforceable right and intend to settle the asset and liability on a net basis। अगर enterprise has a legal enforceable right, ये जो right हुआ है ये legally enforceable है, इनको पे करना ही पड़ेगा और उनको सेटल करना है on a net basis, तो ठीक है। प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर है, तो प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर जो है शुड ऑफसेट एसेट एंड लायबिलिटी, ठीक है, इंटरप्राइज को ऑफसेट कर देना चाहिए, अलग से ऐसे अलग अलग नहीं दिखाना चाहिए डेफर्ड टैक्स एसेट और लायबिलिटी को। चलो, टैक्स हॉलीडे, ये अच्छा कॉन्सेप्ट है। इस कॉन्सेप्ट को समझने से पहले एक बार हम जो है एक बार क्वेश्चंस कर लेते हैं। क्वेश्चंस करके क्लियर हो जाएगा कि हमको करने का क्या है, ठीक है, और हम ये भी पढ़ लेंगे फिर, ठीक, इसमें भी कुछ इतना खास नहीं है, हम इसको पढ़ लेंगे। ओके, तो स्टडी मटेरियल से चालू करते हैं, बिना किसी देर के हम स्टडी मटेरियल से चालू करते हैं। सो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन, इलस्ट्रेशन नंबर 1, ठीक है, अराउंड 5 इलस्ट्रेशन है, ठीक है, हम वो करते हैं। चलो, एज पर द फॉलोइंग डिटेल ऑफ ए लिमिटेड फॉर द ईयर एंडेड 31/3/17 कैलकुलेट द डेफर्ड टैक्स एसेट लायबिलिटी एज पर AS 22। हमको डेफर्ड टैक्स एसेट और लायबिलिटी कैलकुलेट करनी है एज पर AS 22। अमाउंट ऑफ टैक्स, डेफर्ड टैक्स एसेट और लायबिलिटी कैलकुलेट करनी है एज पर AS 22 एंड अमाउंट ऑफ टैक्स टू बी डेबिटेड टू द PNL, ठीक है। तो DTA कैलकुलेट करना है या DTL कैलकुलेट करना है, जो निकले वो, और अमाउंट ऑफ टैक्स टू बी डेबिटेड इन स्टेटमेंट ऑफ PNL अकाउंट फॉर द ईयर। चलो, अकाउंटिंग प्रॉफिट दे के रखा है, बुक प्रॉफिट दे के रखा है एज पर दी मैट, वो मैट दे के रखा है। और स्टडी मैट में मैंने आपको बताया था करंट टैक्स, एक्सेस टैक्स अगर मैट के कारण ज़्यादा हो रहा है तो, और आता है फिर डेफर्ड टैक्स, ठीक है। ये तीनों मिला के होता है टैक्स एक्सपेंस, ठीक है। करंट टैक्स हमारा रेगुलर इनकम टैक्स रेट से पे होता है। चलो, अब प्रॉफिट एज पर इनकम टैक्स एक्ट तो 60,000 है, टैक्स रेट 20% है, मैट रेट 7.5% है। अब क्या करें, टैक्स रेट 20% है, प्रॉफिट एज पर इनकम टैक्स एक्ट 60,000 है। तो अगर मैं देखूँ तो बुक प्रॉफिट भी देकर रखा है, अकाउंटिंग प्रॉफिट भी देकर रखा है, इनफैक्ट प्रॉफिट एज पर इनकम टैक्स एक्ट भी देकर रखा है। तो मेरे को तो करंट टैक्स निकालना है। करंट टैक्स निकाला तो करंट टैक्स तो 20% 60,000 का निकालूंगा, 12,000। ये हमारा ये हो गया करंट टैक्स। मैट देखूँ 7.5%, तो 7.5% ये बुक प्रॉफिट पे निकलेगा, तो 3.5 लाख पे निकला हमारा कितना परसेंट, 7.5%, 26,250, तो 26,250 आया। तो 14,250 जो हमारा एक्सेस है, ये जो हमारा 14,250 एक्सेस है, वो एक्सेस हमारा एक्सेस मैट मान लो, ठीक है।
तो हमारा टैक्स एक्सपेंस क्या होता है, ठीक है, ये तो हमारा हो गया करंट टैक्स, ठीक है, मैट के हिसाब से 26,250 है, तो 12,000 और 14,250 एक्सेस ऑफ मैट ओवर करंट टैक्स, ठीक है। अब जो हम देखें हमारा डेफर टैक्स एसेट और डेफर टैक्स लायबिलिटी, तो DTA अगर हम देखें तो वो कैसे कैलकुलेट होगा, उसमें हमको टैक्स एक्सपेंस निकालना पड़ेगा और टैक्स एक्सपेंस में से हमको करंट टैक्स माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। अब टैक्स एक्सपेंस कैसे निकालें, टैक्स एक्सपेंस निकाल सकते हैं हम, जो हमारा टैक्स एक्सपेंस है वो है अकाउंटिंग प्रॉफिट 6 लाख, तो 6 लाख का 20%, 1,20,000, तो 1,20,000 हमारा टैक्स एक्सपेंस है, ठीक है। टैक्स एक्सपेंस के अंदर होता है करंट टैक्स प्लस एक्सेस प्लस डेफर्ड टैक्स। करंट टैक्स तो हमको दे के रखा है 12,000, ठीक है, तो टैक्स एक्सपेंस अपना हो गया 1,08,000, सॉरी ये जो करंट टैक्स हमारा अगर वो है 12,000 है, टैक्स एक्सपेंस हमारा 1,08,000 है, तो जो बचा हुआ है वो डेफर्ड टैक्स है, राइट, बचा हुआ डेफर्ड टैक्स है, तो जो डेफर्ड टैक्स है वो डेफर्ड टैक्स हमारा 1,08,000 है। तो इस तरीके से जो हमारा टैक्स टू बी डेबिटेड टू P&L, इसका अगर हम ब्रेकअप देखें तो करंट टैक्स है 12,000, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी 14, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी वो 1,08,000 और एक्सेस ऑफ मैट ओवर करंट टैक्स वो 14,250 है। अब डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी 1,08,000, वो कैसे डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी, ये लायबिलिटी कैसे, क्योंकि अकाउंटिंग इनकम ज़्यादा है, मतलब इतना हमको पे करना था, क्या हम बोल सकते हैं कि 1,20,000 हमको पे करना था, हमने पे किया 12,000, तो जो है 1,08,000 हमारा डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी, ठीक है। तो इस तरीके से जो है हमारा डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी आया है 1,08,000, ये हमारे लायबिलिटी है, ठीक। तो इस तरीके से हमने इलस्ट्रेशन 1 कैलकुलेट करा, और इलस्ट्रेशन 1 करने के बाद हम समझ चुके हैं कि जो सबसे पहले अगर मैट होगा तो करंट टैक्स प्लस एक्सेस जो मैट के कारण हो रहा है, एक्सेस जो मैट है प्लस डेफर्ड टैक्स, और हमारा जो टैक्सेबल जो हम बोल सकते हैं कि हमारा जो डेफर्ड टैक्स एसेट या डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी है वो तो हमारा जो है टैक्स एक्सपेंस में से करंट टैक्स माइनस होगा तो जाके टैक्स एक्सपेंस आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा ये टैक्स एक्सपेंस हमारा जो होगा वो डेफर्ड टैक्स एसेट जो हमारा होगा वो हमारा टैक्स एक्सपेंस में से करंट टैक्स माइनस होगा तब जाके आएगा। तो जब मैट के केस में जब डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी निकालो तब ध्यान रखना, क्योंकि डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी जब आप निकालोगे मैट के केस में तो आपको 2 टैक्स आएंगे, एक तो करंट टैक्स आएगा और एक एक्सेस ऑफ मैट आएगा, ठीक है। अब जब आपको डेफर्ड टैक्स निकालना है तो आपको जो टैक्स एक्सपेंस है उसमें से करंट टैक्स माइनस करके जो अमाउंट आता है वो अमाउंट आपका होगा डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी, ठीक है। तो यही इस क्वेश्चन में था, ठीक है। वापस मैं इसको रिपीट कर देता हूँ कि इधर जो है टैक्स एक्सपेंस को इन्होंने करंट टैक्स और डेफर्ड टैक्स बताया, बहुत सही करा है, तो कोई दिक्कत ही नहीं, पर करंट टैक्स को इन्होंने 12,000 ही लिया, क्योंकि जो मैट के हिसाब से पेबल होता है वो एक्सेस वाला पोर्शन नहीं लिया, इन्होंने सिर्फ 12,000 लिया रेगुलर इनकम टैक्स रेट के हिसाब से, और जो डिफरेंस है उसको डेफर्ड टैक्स माना, ठीक है, रादर देन जो डिफरेंस है उसको डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी ऐसा माना, रादर देन 1,20,000 में से 12,000, 1,20,000 में से 26,250 माइनस नहीं किया, 12,000 माइनस किया और डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी निकाली। चलो अब हम अगले बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पे, ठीक है। हमने लिंक कर दिया मैं नोट से सेकंड क्वेश्चन, अल्ट्रा लिमिटेड ने प्रोवाइड की फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, अकाउंटिंग रिकॉर्ड के हिसाब से 2 लाख है, टैक्स रिकॉर्ड के हिसाब से 5 लाख है। अकाउंटिंग रिकॉर्ड बोलता है 2 लाख का डेप्रिसिएशन, टैक्स रिकॉर्ड बोलता है 5 लाख का डेप्रिसिएशन। सबसे पहले डिफरेंस हमको टेम्पररी है कि परमानेंट है ये भी देखना पड़ता है। तो अकाउंटिंग रिकॉर्ड बोलता है 2 लाख, ठीक है, तो हमारी इनकम हो गई कम, अकाउंटिंग इनकम कम हो गई, ठीक है, और नहीं अकाउंटिंग इनकम 2 लाख से कम हो गई, पर जो है हमारा डेप्रिसिएशन टैक्स रिकॉर्ड है तो 5 लाख से कम हो गया हमारा इधर। अनअमोटाइज्ड प्रिलिमिनरी एक्सपेंडिचर एज पर टैक्स रिकॉर्ड, तो अनअमोटाइज्ड मतलब कि कुछ प्रिलिमिनरी एक्सपेंडिचर है जो अनअमोटाइज्ड है, मतलब कि डेप्रिसिएशन मतलब कि जब प्रिलिमिनरी एक्सपेंडिचर हुए होंगे तो अकाउंटिंग वालों ने इसको पहले ही बुक कर लिया होगा, ठीक है, पर अकाउंटिंग वालों ने पहले ही बुक कर लिया होगा मीन्स अकाउंटिंग ने अपनी इनकम पहले ही कम दिखा दी होगी, और उस समय जो है इनकम टैक्स ने पूरा का पूरा अमोटाइज नहीं किया होगा, तो ऐसे केस में उस समय टैक्सेबल इनकम ज़्यादा हुई होगी, तो ऐसे में क्या क्रिएट हुआ होगा, डेफर्ड टैक्स असेट क्रिएट हुआ होगा। अब क्या हो गया, अगले साल की बात करें तो अनअमोटाइज प्रिलिमिनरी एक्सपेंडिचर एज पर टैक्स रिकॉर्ड वो तो 30,000 है, तो अब अनअमोटाइज प्रिलिमिनरी एक्सपेंडिचर है
अकाउंटिंग वाला तो अपनी काम कर चुका है, अकाउंटिंग वाला पहले अमोर्टाइज कर चुका है, वो पहले अपना पूरा डिडक्शन ले चुका है और डेफर्ड टैक्स एसेट उस पर बन चुका है। अब अकाउंट्स के पास कोई खर्चा नहीं है प्रिलिमिनरी एक्सपेंडिचर माइनस करने का, अकाउंट्स के पास कोई सा भी एक्सपेंडिचर नहीं है, पर इनकम टैक्स वाले के पास अभी भी एक्सपेंडिचर है, प्रिलिमिनरी एक्सपेंडिचर वो माइनस करके अपना टैक्स कम कर सकता है। तो ऐसे केस में इधर पहले DTA बना होगा तो ये रिवर्सल ऑफ DTA की बात करता है। समझते हैं इसमें क्या बोलना चाह रहे हैं। देयर इज एडिक्वेट एविडेंस अबाउट फ्यूचर प्रॉफिट सफिशिएंसी, ये एडिक्वेट एविडेंस है मतलब कि ऑफ फ्यूचर प्रॉफिट सफिशिएंसी, मतलब कि एक ये बता रहा है कि प्रूफ, एक एडिक्वेट एविडेंस है मतलब कन्विंसिंग एविडेंस है और रीजनेबल सर्टेनिटी है अराइज होने की ऑफ द फ्यूचर प्रॉफिट। तो हाउ मच डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी शुड बी रिकॉग्नाइज एज ट्रांजिशन एडजस्टमेंट, अगर टैक्स रेट 50% है तो। समझते हैं। तो कैलकुलेट डिफरेंस बिटवीन टैक्सेबल इनकम एंड अकाउंटिंग इनकम। सबसे पहले जो एक वो 3 लाख का डिफरेंस है, ठीक है, वो 3 लाख का डिफरेंस है, तो वो है हमारा DTA। 3 लाख का डिफरेंस हमारा जो है वो बन जाएगा हमारा DTA कैसे, अकाउंट में सॉरी हमारा वो बन जाएगा 3 लाख का DTL बन जाएगा। किस तरीके से DTL बन जाएगा, अकाउंटिंग रिकॉर्ड के हिसाब से 2 लाख है तो इनकम 2 लाख से कम हुई, टैक्स रिकॉर्ड के हिसाब से 5 लाख है, इनकम 5 लाख से कम हुई, तो अकाउंटिंग इनकम तो अभी भी ज़्यादा ही है ना। तो ऐसे केस में टैक्स पे करना तो हमारा ज़्यादा बनता है और टैक्स पे करेंगे कम पे करेंगे। तो ऐसे केस में जो हमारा डिफरेंस है 3 लाख का, 3 लाख का हम 50% निकाले तो 1,50,000 वो हमारा बनता है DTL, ठीक है। अब अनअमोर्टाइज एक्सपेंडिचर प्रीलिमिनरी एक्सपेंडिचर एज पर टैक्स रिकॉर्ड, टैक्स रिकॉर्ड के हिसाब से अनअमोर्टाइज प्रीलिमिनरी एक्सपेंडिचर है। तो ये तो इनफैक्ट अगर हम देखें और साथ ही साथ बोला है अनअमोर्टाइज प्रीलिमिनरी एक्सपेंडिचर कि कुछ प्रीलिमिनरी एक्सपेंडिचर है टैक्स रिकॉर्ड के हिसाब से अमोर्टाइज नहीं हुए हैं, मतलब कि खर्चा अकाउंट में तो पूरा ले लिया है, तो अकाउंटिंग इनकम तो पूरी, अकाउंटिंग खर्चा तो पूरा बुक करा है, पर कुछ अमोर्टाइज बचा हुआ है, कुछ पोर्शन अमोर्टाइज करने का बचा हुआ है, तो जो है 30,000। तो ऐसे केस में कुछ खर्चा जो है डिडक्ट करना बचा हुआ है, तो ऐसे केस में जो है इनकम टैक्स की इनकम ज़्यादा आएगी क्योंकि उन्होंने कम खर्चा बुक करा है, और कम खर्चा बुक करा तभी अनअमोर्टाइज आया। तो ऐसे केस में हमारा डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी जो है वो हमारी कम हो गई। तो एक्सपेंसेस प्रोवाइडेड इन टैक्सेबल इनकम जो हमारी डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी 30,000 से वो कम हो गई, तो हमारा टाइमिंग डिफरेंस 2,70,000 आया, ठीक है। अब 2,70,000 आया तो 2,70,000 पे हमने 50% निकाला, तो है इस तरीके से हमने जो है हमारा डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट किया। अब आती है बात हमारी टैक्स हॉलीडे की, ठीक है। टैक्स हॉलीडे भी समझना इजी है। इलस्ट्रेशन नंबर 3 टैक्स हॉलीडे है, इस पर हम टैक्स हॉलीडे का हम पहले कंसेप्ट पढ़ते हैं। चलो, टैक्स हॉलीडे का कंसेप्ट क्या है, क्या बोला है टैक्स हॉलीडे में, एक्सप्लेनेशन एज पर द नाकास। क्या बोला है कि द डेफर्ड टैक्स, ये एक्सपेंडिचर अंडर नाकास, ये एक्सप्लेनेशन अंडर नाकास क्या है, द डेफर्ड टैक्स इन रिस्पेक्ट ऑफ टाइमिंग डिफरेंस विच रिवर्स ड्यूरिंग द टैक्स हॉलीडे इज नॉट रिकॉग्नाइज। मतलब कि जो डेफर्ड टैक्स इन रिस्पेक्ट ऑफ टाइमिंग डिफरेंस, जो डेफर्ड टैक्स आया जो रिवर्स हो गया टैक्स हॉलीडे पीरियड में, जो रिवर्स हो गया ड्यूरिंग द टैक्स हॉलीडे पीरियड, उसको रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे। जैसे कि आप मानो टैक्स हॉलीडे पीरियड आपका 10 साल का है, पहले 2 साल में आपको एक डेफर्ड टैक्स रिकॉग्नाइज हुआ, अगले 8 साल में उसका रिवर्सल हुआ, तो ठीक है, ड्यूरिंग द टैक्स हॉलीडे पीरियड हुआ ना ये रिवर्सल, तो उसको रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे, बचा हुआ हम रिकॉग्नाइज करेंगे। तो डेफर्ड टैक्स इन रिस्पेक्ट ऑफ टाइमिंग डिफरेंस विच रिवर्स आफ्टर द टैक्स हॉलीडे पीरियड इज रिकॉग्नाइज इन द ईयर इन विच टाइमिंग डिफरेंस ओरिजिनेट। तो ये रिकॉग्नाइज करेंगे उस साल में, इज रिकॉग्नाइज इन द ईयर, ये रिकॉग्नाइज करेंगे इन द ईयर इन विच टाइमिंग डिफरेंस ओरिजिनेट। ये क्या बोलना चाह रहे हैं, ये उस साल में रिकॉग्नाइज करेंगे इन विच टाइमिंग डिफरेंस ओरिजिनेट। तो जब टाइमिंग डिफरेंस ओरिजिनेट हुआ तभी हम ये चेक कर लेंगे कि टाइमिंग डिफरेंस जब ओरिजिनेट हुआ तभी हम ये चेक कर लेंगे कि डेफर्ड टैक्स का रिवर्सल टैक्स हॉलीडे पीरियड में कितना हो रहा है। उसके बाद की जो चीज़ें हैं वो रिकॉग्नाइज करेंगे उसी साल जिस साल में टाइमिंग डिफरेंस ओरिजिनेट हुआ। However, recognition of deferred tax asset is subject to the consideration of prudence. तो क्या बोला है, however, recognition of deferred tax asset is subject to the consideration of prudence. Recognition of DTA is subject to the consideration of prudence as laid down in paragraph 15 to 18. तो वही recognition of deferred tax asset तो है ही ना, is subject to consideration of prudence, मतलब there is a virtual certainty plus with convincing evidence. Virtual certainty with convincing evidence that क्या वर्चुअल सर्टेनिटी होनी चाहिए विद कन्विंसिंग एविडेंस कि देखो ऐसा है कि आगे भी फ्यूचर प्रॉफिट होगा और आगे भी डेफर्ड टैक्स एसेट होगा, वही वर्चुअल सर्टेनिटी, रीजनेबल सर्टेनिटी, ठीक है, रीजनेबल सर्टेनिटी
डेट सफिशिएंट फ्यूचर टैक्सेबल इनकम विल बी अवेलेबल अगेंस्ट विच सच डेफर्ड टैक्स एसेट शैल बी रियलाइज। तो आगे भी फ्यूचर टैक्सेबल इनकम अवेलेबल होगी अगेंस्ट विच डेफर्ड टैक्स एसेट जो आप रियलाइज कर सकते हो। ठीक है, फॉर द पर्पस ऑफ टाइमिंग डिफरेंस विच ओरिजिनेट फर्स्ट आर कंसिडर टू बी रिवर्स फर्स्ट। तो टाइमिंग डिफरेंस जो है, अगर आपका ईयर 1 में कोई टाइमिंग डिफरेंस आया और ईयर 2 में टाइमिंग डिफरेंस आया, तो जो रिवर्सल होगा पहले ईयर 1 की टाइमिंग डिफरेंस का होगा, फिर ईयर 2 की टाइमिंग डिफरेंस का होगा। इस तरीके से बात चलेगी। ठीक है, देखो अब कुछ कंसेप्ट है, वो कंसेप्ट ठीक है, ये कंसेप्ट हम समझेंगे। ठीक है, पहले हम ये क्वेश्चन कर लेते हैं। अब XYZ EOU है जो इंजॉय कर रहा है अपनी टैक्स लाइबिलिटी, या अपन बोल सकते हैं इंजॉय कर रहा है अपना टैक्स हॉलीडे अप टू 31/16। नो प्रोविजन ऑफ डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी वॉज मेड इन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31/16। जब फाइनलाइज करे थे अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31/17, अकाउंटेंट ने बोला कि इंटायर डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी अप टू 31/16 एंड करंट ईयर डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी शुड बी रूटेड थ्रू PNL। वो बोल रहा है कि तुम्हारे पास तो टैक्स हॉलीडे है 31/16 का, ठीक है, कोई प्रोविजन फॉर डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी तो बनाया नहीं फॉर द ईयर एंडेड 31/16। जब अकाउंट फाइनलाइज कर रहे थे अगले साल का, तो अकाउंटेंट बोल रहा है कि जो भी डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी ना अप टू 31/16 एंड करंट ईयर डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी रूटेड थ्रू PNL, तो उतना रूट हो जाना चाहिए PNL से, एज द रिलेवेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हैज़ ऑलरेडी बिकम मैंडेटरी फ्रॉम 1/4/2001। डू यू एग्री? तो ये जो है ये एक्सपेंडिचर, ये जो है ये क्वेश्चन ट्रांजिशनल प्रोविजन से रिलेटेड है, जिसमें अकाउंटेंट बोल रहा है कि जो सब चीज़ें जो है PNL के थ्रू रूट हो जाना चाहिए, क्योंकि रेलेवेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड मैंडेटरी हो गया है 1/4/2001 से। तो ये जो है ये ट्रांजिशनल प्रोविजन है, इधर भी दे के रखा है द ट्रांजिशनल प्रोविजन। तो ये क्वेश्चन हमको नहीं करने का है। ठीक है, चलो इलस्ट्रेशन 4, क्योंकि ये 2001 के टाइम पे रेलेवेंट होगा। चलो इलस्ट्रेशन 4 देखते हैं। PQR लिमिटेड अकाउंटिंग ईयर, सर फिर भी हमने टैक्स हॉलीडे वाला कॉन्सेप्ट पढ़ लिया। ठीक है, PQR लिमिटेड अकाउंटिंग ईयर जो एंड हो रहा था 31 मार्च को, कंपनी ने लॉस करा है 2 लाख का फॉर द ईयर एंडिंग 31/3/15। फॉर द ईयर एंडिंग 31/3/15, फॉर द ईयर एंडिंग 16/17 इट मेड अ प्रॉफिट ऑफ 1,20,000। तो देखो उसने पहले लॉस किया, ठीक है, पहले लॉस किया, ठीक है, 2 लाख का, फिर प्रॉफिट किया, फिर प्रॉफिट किया। इट इज़ अज्यूम दैट द लॉस ऑफ अ ईयर कैन बी कैरी फॉरवर्ड फॉर 8 ईयर। वो 8 ईयर तक कैरी फॉरवर्ड होगा, क्योंकि लॉस हुआ है तो टैक्सेबल इनकम में प्रॉफिट हुआ होगा जो भी है, तो ऐसे में DTA बना होगा, और DTA बना होगा तो लॉस ऑफ द ईयर कैरी फॉरवर्ड फॉर 8 ईयर एंड टैक्स रेट 40% है। बाय द एंड ऑफ 31/3/15, क्योंकि ये बात चल रही है बाय द एंड ऑफ 31/3/15, मतलब कि पहला साल जब लॉस बुक हुआ वो 31/3/15 ही था, फिर 16 आया, फिर 17 आया। बाय द एंड ऑफ 31/3/15 कंपनी फील दैट देयर इज अ सफिशिएंट टैक्सेबल इनकम इन फ्यूचर ईयर। तो कंपनी क्या फील कर रही है कि देयर इज सफिशिएंट टैक्सेबल इनकम। कंपनी फील कर रही है कि देयर इज सफिशिएंट, कंपनी फील कर रही है दैट देयर विल बी सफिशिएंट टैक्सेबल इनकम इन द फ्यूचर ईयर। तो कंपनी ने फील करी है ना 31/3/15 को कि सफिशिएंट टैक्सेबल इनकम होगी फ्यूचर ईयर में, जहाँ पे कैरी फॉरवर्ड लॉस कैन बी सेट ऑफ। तो वर्चुअल एविडेंस है, वर्चुअल सर्टेनिटी है, ठीक है, एक कन्विंसिंग एविडेंस है। तो देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन टैक्सेबल इनकम एंड अकाउंटिंग इनकम एक्सेप्ट दैट कैरी फॉरवर्ड लॉस इज अलाउड इन द ईयर 2016-17 फॉर द टैक्स पर्पस। तो क्या बोला है कि बाय द एंड ऑफ 31/3/15 कंपनी फील दैट देयर विल बी सफिशिएंट टैक्सेबल इनकम इन द फ्यूचर ईयर में टैक्सेबल इनकम सफिशिएंट है विच विल कैरी फॉरवर्ड द लॉस, विच विल कैरी फॉरवर्ड लॉस कैन बी सेट ऑफ, अगेंस्ट विच कैरी फॉरवर्ड लॉस जो है वो सेट ऑफ हो सकता है। इतनी सफिशिएंट इनकम है जिसके अगेंस्ट में जो है कैरी फॉरवर्ड लॉस सेट ऑफ हो सकता है। ठीक है, तो आपके पास सफिशिएंट टैक्सेबल इनकम है, ऐसी सर्टेनिटी है कि सफिशिएंट टैक्सेबल इनकम, कंपनी फील दैट देयर विल बी सफिशिएंट टैक्सेबल इनकम इन फ्यूचर ईयर अगेंस्ट विच जो कैरी फॉरवर्ड लॉस है वो सेट ऑफ हो सकता है। देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन टैक्सेबल इनकम एंड अकाउंटिंग इनकम, कोई डिफरेंस ही नहीं है टैक्सेबल इनकम एंड अकाउंटिंग इनकम एक्सेप्ट द कैरी फॉरवर्ड लॉस इज अलाउड इन द ईयर एंडिंग 2016-17 फॉर द टैक्स पर्पस। कोई डिफरेंस नहीं है टैक्सेबल इनकम एंड अकाउंटिंग इनकम में, सिर्फ ये ही कि जो कैरी फॉरवर्ड लॉस है वो अलाउ होगा 2016-17 में फॉर द टैक्स पर्पस। ठीक है, तो जो भी आपने कांड करे हैं, जो भी आपने लॉस क्रिएट करा है वो 16-17 में आपको सेट ऑफ हो जाएगा। ठीक है, एक्सेप्ट द कैरी फॉरवर्ड लॉस जो अलाउड होगा इन द ईयर 2016-17 में। अब
अब बात ये आती है कि प्रिपेयर अ स्टेटमेंट ऑफ P&L। 15, 16, 17 का हमको P&L बनाना है। अब 15, 16 और 17 का हमको P&L बनाना है। 15 में तो 2 लाख अपना बुक है, ठीक है, ये तो स्टेटमेंट ऑफ P&L है। अब ये स्टेटमेंट ऑफ P&L है क्योंकि कंपनी ने लॉस करा है, ठीक है, और कंपनी ने लॉस किया है, फिर उसके बाद 1 लाख का प्रॉफिट किया है, फिर 1,20,000 का प्रॉफिट किया है, ठीक है। तो जब कंपनी को जो है 2 लाख का लॉस हुआ तब ठीक है, टैक्सेबल प्रॉफिट को 2 लाख का लॉस नहीं हुआ, तो ऐसे केस में टैक्सेबल इनकम ज़्यादा है। तो 2 लाख पे जो है 2 लाख पे देखा जाए तो कितना परसेंट है, 40%। 40% हमारा 80,000 डेफर्ड टैक्स एसेट है, राइट। तो 80,000 हमारी डेफर्ड टैक्स एसेट हो गई। अब डेफर्ड टैक्स एसेट हो गई तो ठीक है। तो इस तरीके से जो हमारा डेफर्ड टैक्स एसेट था 80,000 और प्रॉफिट एंड लॉस आया 1,20,000। ओके, अब डेफर्ड टैक्स एसेट बन गया। अगले साल क्या हुआ, 1 लाख का प्रॉफिट हुआ। अब जब अगले साल प्रॉफिट हुआ, ठीक है, जब अगले साल हमारा प्रॉफिट हुआ 1 लाख का, तब हमको समझना पड़ेगा 1 लाख का प्रॉफिट हुआ, ठीक है, पर देखा जाए तो अगर हम वैसे समझे कि पहले साल में कंपनी ने लॉस बुक कर लिया, ठीक है, 2 लाख का लॉस हो गया, तो कंपनी ने एक बार में लॉस बुक कर लिया तो DTA क्रिएट हो गया। अगले साल 1 लाख का प्रॉफिट हुआ, 1 लाख का प्रॉफिट हुआ, पर अगर हम देखें तो टैक्सेबल इनकम के पास जो 1 लाख का प्रॉफिट है उसमें वो 1 लाख पूरा का पूरा यूज़ हो जाएगा सेट ऑफ करने में, क्योंकि टैक्सेबल इनकम ने उस टाइम पे सेट ऑफ थोड़ी ना किया, क्योंकि बोला गया है कि लॉस ऑफ द ईयर कैन बी कैरी फॉरवर्ड फॉर नेक्स्ट ईयर। तो टैक्सेबल इनकम में तो 0 की इनकम होगी और 1 लाख की हमारी अकाउंटिंग इनकम होगी, तो एक तरीके से ये हो जाएगा हमारा DTL। पर इसको DTL नहीं बोलेंगे, इसको रिवर्सल ऑफ DTA बोलेंगे, क्योंकि ये करंट ईयर में क्रिएट नहीं हुआ है, ये पुराने ईयर का ही जो है रिवर्सल है। तो ये रिवर्सल हो गया 40,000 का। और अगला केस वापस आता है कि जब 1,20,000 का प्रॉफिट आया, तो 1,20,000 का प्रॉफिट आया तो कंपनी के लिए अकाउंटिंग प्रॉफिट तो 1,20,000 है, पर टैक्सेबल प्रॉफिट में 1,20,000 से 1 लाख और माइनस होगा, क्योंकि जो 2 लाख है उसको सेट ऑफ तो करना है ना। तो टैक्सेबल वालों के लिए सिर्फ 20 लाख का प्रॉफिट होगा। अब सिंस 20 लाख का प्रॉफिट होगा तो वही बात आती है कि 40,000 का तो वापस रिवर्सल किया, 40,000 का इन्होंने वापस रिवर्सल किया, पर जो 20,000 है, 20,000 का उनका जो होगा वो उस पर करंट टैक्स कैलकुलेट होगा, क्योंकि 20,000 का प्रॉफिट तो है ना कम से कम। 1,20,000 से वो 1 लाख माइनस करेंगे, 20,000 तो बचा हुआ है। अब 20,000 से बचा हुआ है, 20,000 पे वो अप्लाई करेंगे, क्या अप्लाई करेंगे, 40% अप्लाई करेंगे, ये आएगा उनका करंट टैक्स। तो करंट टैक्स उन्होंने लिखा, डेफर्ड टैक्स लिखा। तो इस तरीके से जो है ये पहले DTA क्रिएट हुआ, फिर रिवर्सल ऑफ DTA हो गया और करंट टैक्स भी इधर कैलकुलेट हुआ। तो इस तरीके से 72,000 हमारा स्टेटमेंट ऑफ P&L आया। चलो, ये हमारा कैलकुलेट हुआ। इलस्ट्रेशन नंबर 4 ये हमारा हो गया सॉल्यूशन, ठीक है। तो यही था, इजी था कि अकाउंटिंग ईयर था, लॉस करा है, कंपनी ने लॉस बुक कर लिया, पर लॉस जो है इनकम टैक्स में तो कैरी फॉरवर्ड हो रहा था 8 साल से, पर कंपनी ने लॉस बुक कर लिया तो अकाउंटिंग इनकम में तो लॉस दिखा रहा था, पर टैक्सेबल इनकम में उस साल लॉस नहीं दिखाया, DTA क्रिएट हुआ। अगले 2 साल में जो है टैक्सेबल इनकम ने बाकायदा 1 लाख और 1 लाख का लॉस बुक करा। तो लास्ट ईयर में इंपॉर्टेंट है कि टैक्सेबल इनकम आ रही थी 20,000 और अकाउंटिंग इनकम आ रही थी 1,20,000। तो 1 लाख का तो वो जो है वो डेफर्ड टैक्स असेट का रिवर्सल हो गया, पर जो 20,000 है उस पर करंट टैक्स कैलकुलेट किया 8,000, क्योंकि 40% है। तो इस तरीके से हमने जो है ये कैलकुलेशन करा। अब आती बात इलस्ट्रेशन नंबर 5 की। अच्छा इलस्ट्रेशन है, ये भी समझना पड़ेगा इसको भी। इलस्ट्रेशन नंबर 5 क्या बोलता है कि डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी है, देखो DTL क्रिएटेड है पहले से ही, ठीक है, बैलेंस क्रिएटेड है 20 लाख का और DTA भी क्रिएटेड है 10 लाख का, ठीक है। द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन वर रिपोर्टेड फॉर द ईयर 16-17। सबसे पहले टैक्स रेट 50% है, सॉरी ये सब चीज़ें होती रहेगी तो पर अब 2 बढ़ना है, ठीक है, राइट। तो टैक्स रेट है 50% है और डेफर्ड जो डेप्रिसिएशन बुक्स के हिसाब से 50 है और टैक्स पर्पज़ के लिए 30 है। देयर वाज नो एडिशन इन फिक्स्ड एसेट। तो देखो बुक्स के हिसाब से 50 है डेप्रिसिएशन, टैक्स पर्पज़ के हिसाब से 30 है। अब देखो बुक्स के हिसाब से तो 50 है डेप्रिसिएशन, टैक्स पर्पज़ के हिसाब से 30 है, वो कोई एडिशन हुआ नहीं है। तो अगर देखा जाए तो इधर डेप्रिसिएशन वाला एंगल देखा जाए तो ऐसे केस में तो DTA क्रिएट हो जाना चाहिए, क्योंकि टैक्सेबल इनकम ज़्यादा है, क्योंकि खर्चा अगर कम है तो इनकम ज़्यादा है, और इनकम अगर ज़्यादा है
तो हमारी जो है डेफर्ड टैक्स एसेट क्रिएट होगी। पर हमको इसमें समझना पड़ेगा ये डेफर्ड टैक्स एसेट क्रिएट होने की जगह ये होगा रिवर्सल ऑफ DTL। अभी हम समझेंगे कि रिवर्सल ऑफ DTL क्यों है। अब ये जो डेप्रिसिएशन वाला केस आता है तो हमको समझना पड़ता है, क्या समझना पड़ता है कि बुक्स में 50% है और टैक्स पर्पस में 30% है। हमको समझना चाहिए कि जब अर्ली ईयर का डेप्रिसिएशन हुआ होगा जब टैक्स पर्पस के लिए ज़्यादा डेप्रिसिएशन लगेगा, जब टैक्स पर्पस में ज़्यादा डेप्रिसिएशन लगता होगा और बुक्स में कम डेप्रिसिएशन लगता होगा, क्योंकि कंपनीज एक्ट का डेप्रिसिएशन रेट कम है और जो है टैक्स में डेप्रिसिएशन रेट ज़्यादा लगता है। सिंस WDV रहता है तो इनिशियल ईयर में टैक्स ज़्यादा रहता है। तो अर्लियर ईयर में क्या हुआ होगा कि इनकम टैक्स एक्ट में ज़्यादा डेप्रिसिएशन लगता होगा, कंपनीज एक्ट में कम डेप्रिसिएशन लगता होगा। इसका मतलब अर्लियर ईयर्स में ऐसा होता होगा कि हमारी जो है टैक्सेबल इनकम वो कम होती होगी और अकाउंटिंग इनकम ज़्यादा होती होगी, इसलिए बनता होगा DTL। पर अब लेटर ऑन ऐसा हो गया कि अब बुक्स में डेप्रिसिएशन ज़्यादा है और टैक्स में डेप्रिसिएशन कम है, तो इसको DTA बनने की जगह हम इसको बोलेंगे DTL का रिवर्सल। ठीक है, इसको हम करेंगे DTL का रिवर्सल रादर देन DTA, क्योंकि DTL जो है वो करंट ईयर में बनता है, अगले सालों में तो इसका रिवर्सल की बात करती है। तो ठीक है, जिसका ओरिजिनेशन अगर पहले हो चुका है। अब आती बात आइटम डिसअलाउड इन 15-16 एंड अलाउड फॉर टैक्स पर्पज इन 16-17। क्या बोला है, आइटम 15-16 में डिसअलाउ हो गया, कोई आइटम 15-16 में डिसअलाउ हो गई पर अकाउंट्स में अलाउड हुई। ठीक है, अकाउंट में अलाउड थी तो अकाउंट्स में तो बाकायदा डेप्रिसिएशन उन्होंने लिया, तो इन्होंने नहीं लिया और अगले साल इसको अलाउ किया गया। ठीक है, अगले साल 10 लाख का जो भी है इसको अलाउ करा। तो देखा जाए तो जब डिसअलाउंस करा तो 15-16 में डिसअलाउड था, जैसे केस में अकाउंट्स में तो अलाउड था, टैक्सेबल इनकम उस केस में ज़्यादा रहेगी और अकाउंटिंग इनकम कम रहेगी, जो DTA हुआ होगा और अगले साल इसका रिवर्सल हो जाएगा। तो यही रिवर्सल ऑफ DTA, रिवर्सल ऑफ DTL, रिवर्सल ऑफ DTA, यही हमने किया डिफरेंस ऑफ डेप्रिसिएशन, रिवर्सल ऑफ DTL, डिसअलाउंस जो है रिवर्सल ऑफ DTA। चलो अब इंटरेस्ट टू फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन अकाउंटेड इन दी बुक्स ऑन एक्रूअल बेसिस। तो जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का इंटरेस्ट है वो अकाउंटेड इन अ बुक्स ऑन एक्रूअल बेसिस, बट एक्चुअल पेमेंट वाज मेड ऑन 30/9/17। तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का इंटरेस्ट टू फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो हम पे कर रहे हैं वो अकाउंटेड है बुक्स में एक्रूअल बेसिस पे, पर एक्चुअल पेमेंट उसका 30/9 को हुआ। तो जब एक्रूअल बेसिस पे अकाउंट फॉर हुआ, ठीक है, तो उसने तो बुक कर लिया क्योंकि एक्रूअल बेसिस पे अकाउंट फॉर हुआ, पर एक्चुअल पेमेंट तो 30/9 को हुआ। जब एक्चुअल पेमेंट 30/9 को हुआ है तो इसकी ड्यू डेट अगर अपन माने और अगर इसका हम अगर केस लॉ लगाए तो केस लॉ में अगर हम ये समझे कि ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न के पहले खर्चा पे करना चाहिए और उन्होंने ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न के पहले ही खर्चा अगर पे करा है तो ऐसे केस में तो उसने भी डिडक्शन ले लिया है। सिंस अगर दोनों ने ही डिडक्शन ले लिया है तो सिंपल सी बात है, टाइमिंग डिफरेंस तो कुछ होगा नहीं। ठीक है, चलो आगे आए। फिर डोनेशन टू प्राइवेट ट्रस्ट मेड इन 2016-17। तो डोनेशन जो हम कर रहे हैं प्राइवेट ट्रस्ट में, जब हम बात करें डोनेशन टू प्राइवेट ट्रस्ट की 16-17 में, तो इसका डिडक्शन अकाउंट्स में तो मिल गया पर इनकम टैक्स में तो नहीं मिलने वाला सब्सिक्वेंट ईयर में भी, तो ये जो है परमानेंट डिफरेंस हो गया। शेयर इश तो इसका तो परमानेंट डिफरेंस हो गया। तो देखो डोनेशन टू प्राइवेट ट्रस्ट ये परमानेंट डिफरेंस हो गया। शेयर इशू एक्सपेंसेस की बात करें तो अलाउड अंडर 35D इनकम टैक्स एक्ट फॉर द ईयर एंडर 16-17। ठीक है, तो अभी हम बात क्या कर रहे हैं, 16-17 का बना रहे हैं। ठीक है, 16-17 का बना रहे हैं। शेयर इशू एक्सपेंसेस अलाउ हुआ है 35D में फॉर द ईयर 16-17। 1/10 तो 50 लाख इंकर इन 15-16, तो 1/10 तो 15-16 में हो गया, 1/10 16-17 में हो गया, तो 1/10 जो है हमारा वो 5 लाख है, वो 16-17 में। तो एक तरीके से देखा जाए तो अकाउंट्स में तो 50 लाख पहले पूरा बुक हो गया होगा, पर 5 लाख तो उसी साल बुक था, तो 45 लाख का जो बना होगा वो 45 लाख का बना होगा डेफर्ड टैक्स एसेट। ठीक है, वो 45 लाख का उस टाइम पे डेफर्ड टैक्स एसेट बना होगा। यही 45 लाख का डेफर्ड टैक्स एसेट जो है अब उसका रिवर्सल होगा, क्योंकि जब 15-16 की बात करें 5 लाख से खर्चा शेयर इशू एक्सपेंसेस का इनकम टैक्स एक्ट में खत्म हुआ, 50 लाख से कंपनीज में खत्म हुआ, तो अकाउंटिंग इनकम कम है, इनकम टैक्स की इनकम ज़्यादा है। तो एक तरीके से देखा जाए अकाउंटिंग की इनकम है और इनकम टैक्स एक्ट की इनकम ज़्यादा है, तो एक तरीके से देखा जाए तो ये बनता है हमारा डेफर्ड टैक्स एसेट 45 लाख का। और अगले साल हम बात करें
तो अगले साल अगर हम बात करें तो देखा जाए तो हमारी अकाउंटिंग इनकम तो कम नहीं होगी, क्योंकि एक बार वो 50 लाख से हो चुका है कम, पर इनकम टैक्स एक्ट तो हमेशा 5 लाख से कम होगा। तो DTA एक तो पिछली बार बना 45 लाख का, अब जो 5 लाख का डिफरेंस है अब ये रिवर्सल ऑफ DTA हो जाएगा, क्योंकि अब हमारी अकाउंटिंग इनकम ज़्यादा रहेगी और इनकम टैक्स की इनकम जो हमारी टैक्सेबल इनकम रहेगी कम। तो ऐसे केस में जो डिफरेंस है वो डिफरेंस हमारा DTL होना चाहिए, पर सिंस DTA बना हुआ है तो रिवर्सल ऑफ DTA होगा। तो कायदे से रिवर्सल ऑफ DTA होना चाहिए, यही रिवर्सल ऑफ DTA हुआ। अब इन्होंने कितने का DTA करा रिवर्सल? 5 लाख का। वो 5 लाख का जो है 50% रिवर्सल ऑफ DTA करा। अब रिपेयर्स टू प्लांट एंड मशीनरी 100 लाख, वो स्प्रेड हुआ ओवर द पीरियड 16-17 एंड 17-18 में इक्वली। अब इंटायर एक्सपेंडिचर वो अलाउड फॉर इनकम टैक्स पर्पस, तो 50 लाख ऐसा बुक का इनकम टैक्स एक्ट अकाउंट्स में, इनकम टैक्स एक्ट में इसको तो पूरा ही बुक कर लिया। तो ले देखे इनकम टैक्स की इनकम इस केस में तो हो गई होगी कम, तो ऐसे केस में बन गया होगा DTL। और अगले साल अकाउंट्स में ये खर्चा बुक हुआ 50 लाख का और इनकम टैक्स एक्ट में खर्चा बुक ही नहीं हुआ, तो ऐसे केस में अब DTL बन गया था तो अब बन जाएगा रिवर्सल ऑफ DTL। तो देखो इंक्रीजिंग DTL। वन सेकेंड आया दिक्कत। इन्होंने फॉर द पीरियड 16-17 एंड 17-18 है, 15-16 एंड 16-17 नहीं बोला, 16-17 एंड 17-18 है। इसका तो ओरिजिनेशन ही अभी हुआ है, तो ऐसे केस में इनकम टैक्स एक्ट में तो 100 लाख की बुक है, अकाउंट में 50 लाख की बुक है, तो ऐसे केस में जो है हमारा अकाउंटिंग इनकम ज़्यादा है, इनकम टैक्स एक्ट की इनकम कम है, DTL बन जाएगा 50 लाख से, 50 लाख का 50%, ठीक है, तो 25 लाख हमारा आता है DTL, इंक्रीज इन DTL, ये इंक्रीज इन DTL होगा। तो इसी तरीके से हमने जो है इसका आप जब देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि डिफरेंस इन डेप्रिसिएशन का जो एक रीज़न था, जो मैंने आपको बताया कि पहले WDV होगा तो पहले इनकम टैक्स का डेप्रिसिएशन कम होगा और अकाउंटिंग का डेप्रिसिएशन इनकम टैक्स का ज़्यादा होगा, अकाउंटिंग का कम होगा। तो ऐसे केस में टैक्सेबल इनकम कम होगी, जैसे केस में DTL बना होगा, अब वो रिवर्सल ऑफ DTL है। तो यही सब है लॉजिक। तो ये सब हमने पूरा प्रॉपर्ली कैलकुलेट कर लिया है। अब हमको अकाउंट बनाने की बात है। डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी की बात करें तो बैलेंस दिया हुआ था, डेफर्ड टैक्स एसेट में भी बैलेंस दिया हुआ था, ठीक है, जो दे के रखा था डेफर्ड टैक्स एसेट में 10 लाख दे के रखा है। ओके, हाँ, डेफर्ड टैक्स एसेट में इधर आएगा ना बैलेंस, ठीक है, ये बैलेंस दे के रखा है। फिर बाकी जो रिवर्सल है वो रिवर्सल करा, और जो इंक्रीज़ करना था तो इंक्रीज़ करा। अभी इंक्रीज इन DTL में सिर्फ एक ही है 25 लाख का, तो इंक्रीज इन DTL करा। बाकी जो रिवर्सल करना था रिवर्सल करा और ये बैलेंस आया। DTA में भी इंक्रीज इन DTA तो कुछ भी नहीं हुआ, जो रिवर्सल हुआ वो रिवर्सल हुआ और बैलेंस आया, ठीक है। तो इस तरीके से जो है हमने स्टडी मटेरियल पूरी करी, ठीक है, AS 22 डेफर्ड टैक्स एसेट की, ठीक है। और डेफर्ड टैक्स एसेट की हमने जो है डिफरेंट करा, ठीक है। चलो आते हैं हम PM में। PM में आते हैं और आते के बाद क्वेश्चन नंबर 85, ठीक है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन टाइमिंग डिफरेंस एंड परमानेंट डिफरेंस एज पर AS 22। तो यही है, टाइमिंग डिफरेंस जो है इस पर डेफर्ड टैक्स असेट और लायबिलिटी क्रिएट होता है, परमानेंट डिफरेंस में नहीं होता, ठीक है। टाइमिंग डिफरेंस में ऐसा है कि अभी वो इनिशियल ईयर में डिफरेंस है, सब्सिक्वेंट ईयर में वो रिवर्स हो जाएगा, अराइज होता है एक पीरियड में, ठीक है। और पर परमानेंट डिफरेंस जो होता है वो डू नॉट रिवर्स होता है, पर टाइमिंग डिफरेंस अराइज होता है, वो कैपेबल है ऑफ रिवर्सल, जैसे डेप्रिसिएशन, सेल्स टैक्स, बोनस जो भी है, तो ये खर्चा जो रहता है ऐसे ही रहता है। बाकी जो इनकम एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स है, ये अच्छी चीज़ें है, एक एग्जाम्पल समझ में आ जाएगा कि इनकम एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स है, ये परमानेंट डिफरेंस है, ठीक है। एक्सपेंसेस नॉट अलाउेबल एज डिडक्शन, तो एक जगह डिडक्शन मिलेगा, दूसरी जगह नहीं मिलेगा, तो कुछ भी हो नहीं मिलने वाला, तो ये परमानेंट डिफरेंस है, ठीक है। इतना कुछ खास नहीं था। ओमेगा लिमिटेड, क्वेश्चन नंबर 86, ओमेगा लिमिटेड वर्किंग ऑन डिफरेंट प्रोजेक्ट लाइकली टू बी कंप्लीटेड विद इन 3 ईयर, लाइकली है कि वो प्रोजेक्ट 3 साल में कंप्लीट हो जाएगा। इट रिकॉग्नाइजेज रिवेन्यू फ्रॉम दिस कॉन्ट्रैक्ट ऑन परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन मेथड, और वो रिवेन्यू जो बुक करता है वो परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन मेथड पे बुक करता है, ठीक है। 11 लाख, 16 लाख और 21 लाख रिस्पेक्टिवली ऐसे उसने रिवेन्यू बुक करी। और हाउएवर फॉर द इनकम टैक्स पर्पस, ठीक है, कंप्लीटेड कॉन्ट्रैक्ट मेथड में बुक होता है, ठीक है, दूसरा मेथड है, और उसने 11 लाख, 16 लाख, 21 लाख की जगह इधर है 7 लाख, 18 लाख और 23 लाख, ठीक है। तो 14, 15, 15, 16, 16, 17 ये 3 साल का है। तो इनकम टैक्स रेट है 35% एंड कंप्यूटर डेफर्ड टैक्स एसेट एंड लायबिलिटी। तो सिंपल सी बात है, जो अगर हम बात करें कि 11 लाख और 7 लाख,
तो 7 लाख जो इनकम टैक्स पर्पज में इनकम है, 11 लाख उधर इनकम है, ठीक है। तो अगर देखा जाए तो 11 लाख जो है अकाउंटिंग इनकम है, 7 लाख इनकम टैक्स की इनकम है, तो DTL क्रिएट हो जाएगा। तो DTL क्रिएट हो जाएगा 1,40,000 से, फिर DTL क्रिएट हो गया। अगले में देखते हैं तो 16 लाख और 18 लाख, 16 लाख है इनकम और 18 लाख है इनकम टैक्स एक्ट में इनकम। तो जो 2 लाख का डिफरेंस है, 2 लाख का डिफरेंस है, तो DTA क्रिएट हो गया। तब DTA क्रिएट हो गया तो यही था कि जो डिफरेंस है 4 लाख का, 4 लाख पे 1,40,000 है, 4 लाख पे डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी 1,40,000 है, क्योंकि अकाउंटिंग इनकम ज़्यादा है। दूसरे केस में तो अकाउंटिंग इनकम कम है और टैक्सेबल इनकम ज़्यादा है, तो 2 लाख का जो डिफरेंस है शायद नेगेटिव होना चाहिए। अब नेगेटिव 2 लाख का डिफरेंस हुआ तो ये जो 70,000 है, ये 70,000 तो रिवर्सल इन DTL होना चाहिए। और तीसरे में भी ऐसा ही है कि टैक्सेबल इनकम बढ़ा, तो टैक्सेबल इनकम बढ़ा तो अब ये जो है 4 लाख का 2 लाख हुआ। 4 लाख में से 2 लाख, मतलब कि 4 लाख हमारा पहले डिफरेंस था पॉजिटिव, फिर 2 लाख बचा, क्योंकि 4 लाख में से 2 लाख माइनस हो गए, फिर 2 लाख में से 2 लाख माइनस हुए तो नील हो गया। तो ऐसे केस में जो है 70,000 भी पूरा माइनस हो गया, तो एक तरीके से जो है डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी कम हो गई, मतलब पहले क्रिएट हुई फिर कम हो गई। इसको और प्रॉपरली मैं शो करूँ तो 2 लाख जो है वो 4 लाख माइनस 2 लाख करके बैलेंस 2 लाख है, फिर बैलेंस 2 लाख के बाद अब कुछ भी नहीं बचा तो ये हट गया। तो इस तरीके से जो है हमारा 4 लाख है, फिर 2 लाख का रिवर्सल हुआ तो 2 लाख हुआ, फिर 2 लाख का रिवर्सल हुआ तो नील हुआ। ऐसे ही हमारा नील होके ये सब पूरा हुआ ख़त्म। आ जाओ क्वेश्चन 87 करते हैं। तो वाई लिमिटेड एक फुल टैक्स फ्री इंटरप्राइज है, फुल टैक्स फ्री इंटरप्राइज है फॉर द फर्स्ट 10 ईयर, मतलब टैक्स हॉलीडे है, ठीक है, ऑफ इट्स एग्जिस्टेंस एंड इज इन सेकेंड ईयर ऑफ ऑपरेशन। ये सेकेंड ईयर ऑफ ऑपरेशन में है। डेप्रिसिएशन टाइमिंग डिफरेंस रिजल्टिंग टैक्स लायबिलिटी इन ईयर 1 एंड 2। अब डेप्रिसिएशन टाइमिंग डिफरेंस है तो टैक्स लायबिलिटी क्रिएट हुई ईयर 1 एंड 2 में। ईयर 1 में 200 लाख की और 400 लाख की इधर हुई, ठीक है। थर्ड ईयर से इट इज़ एक्सपेक्टेड दैट टाइमिंग डिफरेंस वुड रिवर्स। अब 3 साल से मतलब अगले 7 साल जो है 70 लाख का रिवर्सल हो जाएगा। 70 लाख का रिवर्सल हो जाएगा तो हमने क्या पढ़ा था टैक्स हॉलीडे में, जो रिवर्सल होता है वो फीफो बेसिस पे होता है, और जो रिवर्सल होता है हम उसको रिकॉग्नाइज नहीं करते, ठीक है। तो जो टाइमिंग डिफरेंस जो ओरिजिनेट हुआ है फर्स्ट वो रिवर्स हो जाएगा फर्स्ट, और जो टाइमिंग डिफरेंस है, ठीक है, तो टाइमिंग डिफरेंस जो रिवर्स हुआ है ड्यूरिंग द टैक्स हॉलीडे पीरियड। ये क्रैकर्स के इंटरप्शन के लिए सॉरी है ब्रो, ठीक है ना। चलो स्टार्ट करते हैं। तो इधर देखा जाए तो जो टाइमिंग डिफरेंस से रिवर्स हुआ है, ठीक है, जो टाइमिंग डिफरेंस से रिवर्स हुआ है ड्यूरिंग द टैक्स हॉलीडे उसको रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे। तो इस क्वेश्चन में भी ऐसा ही था कि टाइमिंग डिफरेंस से रिकॉग्नाइज नहीं करा जो ड्यूरिंग द टैक्स हॉलीडे टाइमिंग डिफरेंस हुआ है। तो देखे तो 200 लाख है ईयर 1 में और 400 लाख है ईयर 2 में, ठीक। 200 लाख ईयर 1 में है, 400 लाख ईयर 2 में है। तो 200 लाख में से हमने क्या माइनस किया, 200 लाख में से हमने माइनस किया कितना, 70 लाख, तो 130 लाख बचा, ठीक है। और 130 लाख के इधर 80 लाख माइनस हुआ है। देखते कैसे 80 लाख हुआ, 3rd 4th 5th 6th 7th 8th 9th 10th, ओके, ठीक है, थर्ड ईयर से हुआ ना, फ्रॉम द थर्ड ईयर। तो 80 लाख जो है वो रिवर्सल हो जाता है। तो जो 120 लाख है, ठीक है, 120 लाख है, तो ये तो रिकॉग्नाइज नहीं होगा। 80 लाख शुड नॉट बी रिकॉग्नाइज। हाँ वर 120 लाख है, ठीक है ना, तो 120 लाख है वो रिकॉग्नाइज होगा, ठीक है। 120 लाख के साथ साथ जो है 120 लाख का जो डिफरेंस है 120 लाख का इंटू 40% कर देना, ठीक है, क्योंकि वो टाइमिंग डिफरेंस है, उसका हम टैक्स का भी तो इम्पैक्ट देंगे, ये तो डिफरेंसेस है, ठीक है। तो 120 लाख का 40% है और बचा हुआ 400 लाख का उसका 40% है। तो 120 लाख का 40% है 48 लाख और 400 का 40% है 160 लाख। तो इस तरीके से 160 और 48 उसको रिकॉग्नाइज करेंगे। अब इसको रिकॉग्नाइज करेंगे मतलब क्या, उसको DTL क्रिएट करेंगे, मतलब प्रोविजन बनाएंगे। तो विल बी क्रिएटेड बाय चार्जिंग इट टू PNL, ठीक है। और हमारा DTL का जो बैलेंस है वो DTL का बैलेंस हमारा हो जाएगा 208 लाख, 208 लाख हमारा बैलेंस हो जाएगा। चलो क्वेश्चन नंबर 88 और 89 दो क्वेश्चन है, शायद 90 भी एक क्वेश्चन है, नहीं, क्वेश्चन नंबर 88 और 89। चलो देखते हैं 88 क्या बोलता है, अकाउंटिंग रिकॉर्ड के साथ साथ डेप्रिसिएशन। तो अगर हम देखें डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग रिकॉर्ड 2 लाख है और इनकम टैक्स रिकॉर्ड 5 लाख है, ठीक है। तो 2 लाख और 5 लाख है और अनअमोर्टाइज्ड प्रिलिमिनरी एक्सपेंडिचर एक्सपर्ट टैक्स रिकॉर्ड, तो वही बात आ जाती है कि अनअमोर्टाइज्ड प्रिलिमिनरी एक्सपेंडिचर है। तो ये जो है 3 लाख का, 3 लाख की जो डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी है, ठीक है, 3 लाख का डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी है
और अनअमोर्टाइज्ड प्रिलिमिनरी एक्सपेंडिचर है, मतलब कि खर्चा अकाउंट में तो पूरा बुक हो गया, ये ना 30,000 को छोड़ के बचा हुआ खर्चा इनकम टैक्स एक्ट में बुक हो गया, तो 30,000 का अनअमोर्टाइज्ड है। ठीक है, तो ये जो डिफरेंस है वो 30,000 का है। अब 30,000 का जो डिफरेंस है, तो ऐसे केस में अगर हम माने कि 1 लाख का खर्चा कभी प्रिलिमिनरी एक्सपेंडिचर हो, तो 1 लाख का तो पूरा बुक हो गया प्रिलिमिनरी एक्सपेंडिचर, पर अनअमोर्टाइज बचा हुआ है 30,000, मतलब कि 70,000 का बुक हुआ है टैक्स में, मतलब टैक्सेबल इनकम में 70,000 का एक्सपेंडिचर बुक है और अकाउंटिंग इनकम में 1 लाख का एक्सपेंडिचर बुक है। तो ऐसे केस में टैक्सेबल इनकम ज़्यादा है, तो ऐसे में DTA क्रिएट हो जाता है, और DTA क्रिएट हुआ तो जो है 30,000 का 50% वही 15,000 का DTL हमारा DTA बन गया। तो ऐसे करते हुए नेट डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी आया, क्योंकि नेट में शो होता है 1,35,000 वैसे आ गया। अब ये इंपॉर्टेंट है, CGU वाला पोर्शन समझना हमको इम्पॉर्टेंट है, और ये क्वेश्चन अच्छा ही क्वेश्चन है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 89, क्वेश्चन नंबर 89 क्या बोलता है? क्वेश्चन नंबर 89 ये होता है कि एक्यूट लिमिटेड ओनर है CGU का, तो एक्यूट लिमिटेड इज एन ओनर ऑफ CGU ब्लॉक ऑफ एसेट हुज करंट कैरिंग कॉस्ट इज 999। तो 999 हमारी करंट कैरिंग कॉस्ट है। द कंपनी आफ्टर डिटेल्ड स्टडी बाय इट्स टेक्निकल टीम हैज असेस्ड द प्रेजेंट रिकवरेबल अमाउंट ऑफ दिस CGU ब्लॉक ऑफ एसेट एज 555 लाख। डिटेल स्टडी करने के बाद देखा कि जो रिकवरेबल अमाउंट है, देखो कैरिंग अमाउंट जो है, कैरिंग वैल्यू है वो 999 है, रिकवरेबल अमाउंट है वो 555 है। वैल्यू ऑफ ब्लॉक ऑफ एसेट एज पर द इनकम टैक्स रिकॉर्ड, तो वैल्यू ऑफ एसेट एज पर इनकम टैक्स रिकॉर्ड 777 लाख। द अप्रूविंग अथॉरिटी ऑफ द कंपनी हैव द साइंड स्टेटमेंट, इशूड अ साइंड स्टेटमेंट, एक साइंड स्टेटमेंट इशू कर दिया कंफर्मिंग दैट द इम्पेयरमेंट इन द वैल्यू ऑफ द CGU इज ओनली टेम्पररी फिनोमिना। तो उसने बोल के रख दिया है कि जो इम्पेयरमेंट है ये तो टेम्पररी फिनोमिना है, तो ठीक है। जैसे अगर डेप्रिसिएशन एक टेम्पररी फिनोमिना है, तो जो है इम्पेयरमेंट भी टेम्पररी फिनोमिना है, तो विच इज रिवर्सिबल। और अगर ये नहीं भी बोलते तो भी चलता। और एंड ऑल्सो ये इंपॉर्टेंट है, वर्चुअल सर्टेनिटी ऑफ टैक्सेबल इनकम इन द फॉरसेबल फ्यूचर, मतलब कि डेफर्ड टैक्स एसेट जो है वो यूटिलाइज हो जाएगा अगेंस्ट द टैक्सेबल इनकम, क्योंकि वर्चुअल सर्टेनिटी टैक्सेबल इनकम की। यू आर रिक्वायर्ड टू शो डेफर्ड टैक्स वर्किंग एज पर द AS एंड द टैक्स रेट 30% 10% सरचार्ज है, और डेप्रिसिएशन रेट फॉर द टैक्स पर्पस 15% है, और बुक्स के हिसाब से 13.91% है। अब हमको समझना पड़ेगा सबसे पहले तो करंट कैरिंग कॉस्ट है वो इम्पेयरमेंट तो इनकम टैक्स एक्ट में कुछ नहीं होता, सिर्फ अकाउंट में ही होता है। तो 999 है, रिकवरेबल अमाउंट 555 है, और इनकम टैक्स रिकॉर्ड के हिसाब से इंपॉर्टेंट ये है, इनकम टैक्स रिकॉर्ड के हिसाब से 777 लाख है। अब सबसे पहले हमको समझना पड़ेगा कि इम्पेयरमेंट का मतलब क्या होता है। ठीक है, इम्पेयरमेंट क्या होता है? इम्पेयरमेंट की अगर हम बात करें तो डायरेक्ट अगर हम नोट्स में जाए, इम्पेयरमेंट ऑफ एसेट जो हमारा AS 28 होता है वो क्या बोलता है कि कैरिंग अमाउंट बाय विच कैरिंग अमाउंट ऑफ एन एसेट एक्सीड रिकवरेबल अमाउंट। तो आपका जो कैरिंग अमाउंट है वो अगर एक्सीड कर सकता है रिकवरेबल अमाउंट से, तो ऐसे केस में जो डिफरेंस है वो इम्पेयरमेंट होता है। और रिकवरेबल अमाउंट क्या होता है? नेट सेलिंग प्राइस में से वैल्यू इन यूज़ को माइनस करो, तो नेट सेलिंग प्राइस और वैल्यू इन यूज विच एवर इज हायर, वो हमारा होता है रिकवरेबल अमाउंट। ठीक है, तो इस केस में जो है रिकवरेबल अमाउंट तो डायरेक्ट दे के रखा था, तो जो हमारा डिफरेंस है वो इम्पेयरमेंट लॉस है, वो इम्पेयरमेंट लॉस हम बुक कर लेंगे। जो है हमको समझना पड़ेगा कि अकाउंट्स में इम्पेयरमेंट बुक हो गया, 999 माइनस 555 करे तो 444 का तो इम्पेयरमेंट ही बुक हो गया। ठीक है, चलो अभी अपन देखते हैं, हम समझते हैं क्या बोला है। अजम्पशन, इट इज अज्यूम्ड दैट द करंट कैरिंग कॉस्ट, ये जो बोल के रखा है करंट कैरिंग कॉस्ट, इस पर अजम्पशन डाल दिया। करंट कैरिंग कॉस्ट ऑफ CGU ब्लॉक ऑफ एसेट एज पर अकाउंट्स एंड टैक्स रिकॉर्ड आर आफ्टर चार्जिंग डेप्रिसिएशन, ये डेप्रिसिएशन चार्ज करने के बाद का है। ठीक है, ये डेप्रिसिएशन चार्ज करने के बाद का है ऑफ द करंट ईयर। द assumption has been taken on the basis that impairment loss is calculated on carrying value after charging depreciation. तो calculate on carrying value minus depreciation minus impairment loss is calculated on carrying value after charging depreciation. क्यों ना इसको, इस एक्सट्रैक्ट को, कि जो इम्पेयरमेंट लॉस जो कैलकुलेट होता है डेप्रिसिएशन के बाद आफ्टर चार्जिंग डेप्रिसिएशन, क्यों ना इसको हम जो है नोट्स में भी कॉपी कर लें। तो ये जो पर्टिकुलर चीज़ है, ये पर्टिकुलर में जो है इम्पेयरमेंट लॉस वो कैलकुलेट होता है कैरिंग वैल्यू में आफ्टर चार्जिंग डेप्रिसिएशन। तो ये जो है इधर भी रिकॉर्ड कर लिया गया है कि ये कैलकुलेट होता है कैरिंग वैल्यू पे आफ्टर चार्जिंग डेप्रिसिएशन को चार्ज करने के बाद। ठीक है, अब देखो समझो, मतलब कि जो हमारा 999 लाख था वो डेप्रिसिएशन चार्ज करने के बाद था, और 555 ये आफ्टर चार्जिंग डेप्रिसिएशन था। ठीक है,
तो अब अब इसको देखा गया कि यार देखो अकाउंटिंग बुक्स में डेप्रिसिएशन जो है, फिर डेप्रिसिएशन कितना होगा हमको क्या पता, हमको तो टाइमिंग डिफरेंस देखना है ना, हमको तो गैप देखना है। तो डेप्रिसिएशन एक टाइमिंग डिफरेंस, हम ये तो देखें डेप्रिसिएशन कितना है। तो 999 जो है अगर डेप्रिसिएशन के बाद का है, 777 अगर डेप्रिसिएशन के बाद का है, तो डेप्रिसिएशन कितना है, डेप्रिसिएशन 161 है अकाउंट्स के हिसाब से, इनकम टैक्स रिकॉर्ड के हिसाब से 137 है। तो ऐसे केस में अकाउंटिंग इनकम तो कम होगी, इनकम टैक्स एक्टिंग की इनकम ज़्यादा होगी, डेफर्ड टैक्स एसेट क्रिएट होगा, टाइमिंग डिफरेंस ऐसा है 24.29, डेफर्ड टैक्स एसेट क्रिएट होगा, वो सरचार्ज भी ऐड हो जाएगा। ठीक है, ये डेफर्ड टैक्स एसेट बन गया। अब आती बात इम्पेयरमेंट की। तो इम्पेयरमेंट क्या हुआ, इम्पेयरमेंट में ऐसा हुआ, इम्पेयरमेंट लॉस रिकॉग्नाइज हुआ पीएनएल अकाउंट में। तो इम्पेयरमेंट लॉस रिकॉग्नाइज हुआ पीएनएल अकाउंट में, तो 444 का इम्पेयरमेंट लॉस है, तो 444 का इम्पेयरमेंट लॉस है। ठीक है, तो इम्पेयरमेंट लॉस तो यार वैसे भी ये टाइमिंग डिफरेंस है। तो डेप्रिसिएशन से अगर डेफर्ड टैक्स एसेट बना है, तो इम्पेयरमेंट लॉस जो है, इम्पेयरमेंट लॉस में जो हमारा अकाउंट्स की इनकम कम हो गई, इनकम टैक्स की इनकम ज़्यादा है, तो ऐसे केस में ये भी डेफर्ड टैक्स एसेट है। तो हमारा ये भी डेफर्ड टैक्स एसेट बना 33% से 154.54, ये हमारा डेफर्ड टैक्स एसेट बन गया। ये हो गई ये बात है। नोट्स एक बार पढ़ लेते हैं। डेफर्ड टैक्स एसेट शुड बी रिकॉग्नाइज एंड कैरी फॉरवर्ड ओनली टू द एक्सटेंट दैट देयर इज अ रीजनेबल सर्टेनिटी। ठीक है, तो डेफर्ड टैक्स एसेट शुड बी रिकॉग्नाइज एंड कैरी फॉरवर्ड ओनली टू द एक्सटेंट दैट देयर इज अ रीजनेबल सर्टेनिटी। वही डेफर्ड टैक्स एसेट रिकॉग्नाइज एंड कैरी फॉरवर्ड करा है टू द एक्सटेंट, तब तक ही रिकॉग्नाइज और कैरी फॉरवर्ड होगा टू द एक्सटेंट दैट देयर इज अ रीजनेबल सर्टेनिटी दैट सफिशिएंट फ्यूचर टैक्सेबल इनकम विल बी अवेलेबल। कि आगे ना सफिशिएंट फ्यूचर टैक्सेबल इनकम जो है वो अवेलेबल होगी, अगेंस्ट विच डेफर्ड टैक्स एसेट कैन बी रियलाइज, जिसके अगेंस्ट में डेफर्ड टैक्स एसेट को हम रियलाइज कर सकते हैं। तो सफिशिएंट जो है फ्यूचर टैक्सेबल इनकम अवेलेबल है, जिसके अगेंस्ट में डेफर्ड टैक्स एसेट को हम रियलाइज कर सकते हैं। तो फ्यूचर टैक्सेबल इनकम है सफिशिएंट, जिसके अगेंस्ट में हम डेफर्ड टैक्स एसेट को रियलाइज करवा सकते हैं। तो सफिशिएंट फ्यूचर टैक्सेबल इनकम ऐसी होगी। द अप्रूविंग अथॉरिटी हैव इशूड अ साइन स्टेटमेंट एट वर्चुअल सर्टेनिटी। तो वर्चुअल सर्टेनिटी, ठीक है, ये इसको अपन बोल सकते हैं कि एक कन्विंसिंग एविडेंस है। ठीक है, देयरफॉर द कंपनी कैन रिकॉग्नाइज डेफर्ड टैक्स एसेट यूजिंग ड्यूरिंग द करंट ईयर। ठीक है, तो वर्चुअल सर्टेनिटी विद कन्विंसिंग एविडेंस। ठीक है, कन्विंसिंग एविडेंस है। डेफर्ड टैक्स एसेट कैलकुलेट ऑन अकाउंट ऑफ डिफरेंस ऑफ डेप्रिसिएशन एज पर द अकाउंटिंग एंड टैक्स रिकॉर्ड इज एक्चुअली अ रिवर्सल ऑफ डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी। ये तो एक्चुअली रिवर्सल ऑफ डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी ही है कायदे से देखा जाए तो, क्रिएटेड इन द प्रीवियस ईयर। क्योंकि इधर अकाउंटिंग रिकॉर्ड 13.91 है, इनकम टैक्स एक्ट में 15 है। अकाउंटिंग रिकॉर्ड बुक्स में डेप्रिसिएशन ज़्यादा है, इनकम टैक्स एक्ट में डेप्रिसिएशन कम है। तो ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अकाउंट्स में डेप्रिसिएशन ज़्यादा है, इनकम में डेप्रिसिएशन कम है। जबकि ऐसा हुआ होगा पहले कि जब WDV के हिसाब से चल रहा होगा तब इनकम टैक्स एक्ट में डेप्रिसिएशन ज़्यादा था और अकाउंट्स में डेप्रिसिएशन कम था। सिंस अकाउंट में डेप्रिसिएशन कम था, अकाउंट्स में इनकम ज़्यादा थी, तो DTL बन गया होगा। अब लेटर ऑन सब्सिक्वेंट ईयर्स में इसका उल्टा हो रहा है, तो ये DTL का रिवर्सल हो जाएगा। ठीक है, इट्स अ रिवर्सल ऑफ DTL क्रिएटेड इन द प्रीवियस ईयर। तो इस तरीके से जो है हमने AS 22 ओवर किया है। आई होप सो आपको AS 22 कुछ हद तक क्लियर हो गया होगा। ठीक है, इसे क्वेश्चंस तो ऐसे ही है। ठीक है, आप क्वेश्चंस करोगे आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय एंड हैप्पी दिवाली टू ऑल, हैप्पी भाई दूज टू ऑल। होप सो ये नवंबर 20 क्लियर हो कैसे ना कैसे, और अब हम जो है आगे फिर फर्दर जो हमको करना है, फर्दर जो प्रॉस्पेक्ट्स है उस प्रॉस्पेक्ट्स को देखें। ठीक है, तो AS 22 इधर ही हम अपना ओवर करते हैं। कुछ अगर लेटेस्ट क्वेश्चन, कुछ अच्छे क्वेश्चन मिलेंगे तो अच्छे क्वेश्चन को भी कैटर किया जाएगा। ओके, सो मिलते हैं हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में।